बंद कमरे में अंधेरा है, कुछ भी नहीं समझ रहा है, तो आदमी डिप्रेशन से मतलब वो मेंटल उसकी ना है स्टेबिलिटी हट जाती है, वो पागल हो जाते हैं, बड़बड़ाने लगता है। ऐसे ऐसे लोग जेल में निकल के गए, पहले लाइन से बाथरूम जा रहे हैं, मार रहे भाई, पहाड़ से मार रहे हैं, कभी उससे मार रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जैसे मूवीज में आपने सीन देखा ना कि वो कैदियों के साथ करते हैं, वैसा ही सीन। मैं अपनी ज़िंदगी में दुनिया के बहुत से कॉन्फ्लिक्ट जोन और डेंजरस जगहों पर ट्रैवल कर चुका हूँ, जैसे तालिबान के फौरन बाद अफगानिस्तान, असद रिजीम गिरने के फौरन बाद सीरिया, टेंशन के बीच सोमालिया और साउथ सुडान, यहाँ तक नॉर्थ कोरिया भी। लेकिन जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हमारे साथ हुआ, वो मैंने मेरे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। हम एकदम रोने वाला मुंह बना के रिक्वेस्ट करता था कि भाई हमको बता दो कि क्या हो रहा है हमारे साथ, कुछ तो बता दो, कुछ तो अपडेट दे दो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये है हमारी कहानी, कैसे हम DR कॉन्गो देश के गोमा शहर में रेबल्स के द्वारा अरेस्ट हुए, जहां गवर्नमेंट भी एक रेबल ग्रुप M23 रेबल्स चला रहे हैं। मैं तो कसम खुदा की बता रहा हूँ, मैं ना भागने का प्लान कर रहा था, लेकिन बोले सीधा गोली मार देंगे। कुछ ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था उस टाइम। ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा बात नहीं कर रहा, कोई ये नहीं बता रहा कितने दिन रखेंगे, क्या करेंगे। स्वागत करता हूं आप लोगों का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। यहां पर लड़ा गया है पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर। अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान में जितने लोग मिला के मरे हैं वॉर में, उससे ज़्यादा लोग मरे हैं कॉन्गो के वॉर में। तो हम सोचे हम यहाँ पर जाएंगे और इस देश के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन हमें क्या पता था हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमको हमारे डरावने सपने से भी ज़्यादा कुछ डरावना देखने मिलेगा। अरेस्ट हुआ, लेकिन इतना दिन नहीं गुजारे हम कहीं भाई। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए वीडियो में अफ्रीका के सबसे सेफेस्ट और अफ्रीका के सबसे क्लीनेस्ट शहर किगाली से। और आज के वीडियो में हम ट्रैवल करने वाले हैं पूरे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आप लोगों ने भाई थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, और आप लोगों ने सुना होगा भाई DRC में पिछले 8-9 महीना पहले क्या हुआ था। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का देश है, उसके ईस्टर्न पार्ट में M23 रेबल्स ने पूरा कब्जा कर दिया था और वहाँ वाले लोग सब भागने लगे। और अभी भाई इस वीडियो में हम वहीं पे जा रहे हैं, तो देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस होता है। यहाँ से भाई चेकआउट हो गया है, अब हम जा रहे हैं, यहाँ का एक बस स्टेशन है, वहाँ से हमको बस मिलेगी रवांडा और कॉन्गो के बॉर्डर के लिए। अब वहाँ पे भाई अगर बॉर्डर खुला रहेगा तो हम आज रात में क्रॉस कर लेंगे, और अगर नहीं तो हम वहाँ पर रुक के कल सुबह क्रॉस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर बाहर निकलते हैं, और यहाँ पर ना ऑलरेडी हम बाइक वाले को बुला के रखे हैं जो हमको बस स्टेशन छोड़ देंगे। चलिए भाई बैठते हैं और निकलते हैं। यहाँ से तकरीबन हमको लगेगा 15 से 20 मिनट और हम पहुँच जाएंगे न्यागाबोबो नाम का बस स्टेशन है, जहाँ से हमको मिलेगी रुबावू नाम का एक शहर है जो कॉन्गो और रवांडा के बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ की बस। और तकरीबन यहाँ से डिस्टेंस है वो 170-180 किलोमीटर। अब भाई यहाँ पर मैप पे देखो तो 3.5-4 घंटा दिखा रहा है, लेकिन देखते हैं भाई। अब अफ्रीका में भरोसा नहीं कर सकते, कितना भी साफ और कितना भी सेफ देश हो, कितना टाइम लगेगा वो तो मालूम नहीं। तो भाई साहब इन भैया के साथ हम पहुंच गए हैं न्यागाबोबो बस स्टेशन। इतना अजीब सा नाम है। और यहाँ पर उतरते साथ ये जो टैक्सी वाले भाई देख रहे हैं वो आए हमारे पास और बोलते हैं भाई जहाँ आपको जाना है बॉर्डर पे, ये वहीं की बस है। तो चलो भाई पहले इनसे प्राइस वगैरह की बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ आगे बैठेंगे। कितना बोल रहे हैं? पैसा कितना बोल रहे हैं? 12,000 बोल रहा है। 12,000 कितना हुआ? तकरीबन $8 $8 करीब। तो भाई 800 रुपया बोल रहे हैं इसका। अब समझ लो भाई $1 100 रुपये के बराबर ही होता है। तो सीट तो काफ़ी अच्छी लग रही है यार, काफ़ी नई नई लग रही है। तो चलो भाई डन कर देते हैं यार, ये क्या ही डिस्काउंट कराना अब इस पे $8 में। नहीं, अच्छी बस है ना, जल्दी भी पहुंच जाएगी, डायरेक्ट जाएगी, हाँ, रुकेगी नहीं रास्ते में। ये ना भाई बोल रहे हैं 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, हम 4 पकड़ते हैं भाई, 4 घंटे में तो पहुंच जाना चाहिए। और कितना टाइम में निकलेगी अभी? 20 मिनट। 20 मिनट में निकल जाएगी, तब तो बढ़िया हो गया यार। चलो भाई ब्रदर बैग, थैंक यू सो मच ब्रदर। भाई साहब सही बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पर अफ्रीका में इतना परफेक्ट प्रॉपर टाइम फॉलो हो रहा है। आप लोगों ने सुना था कि 20 मिनट में बस निकल जाएगी, और ठीक 20 मिनट हुआ है। 8 लोगों की सीट है यहाँ पर, 8 लोग आ गए और हम निकल गए। और ये कार देखो भाई, क्या नेक्स्ट लेवल पे भाई। ये जो इसका डैशबोर्ड है वो देखो कितना बड़ा एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को C टाइप की चार्जिंग भी देखने मिलेगी, USB चार्जिंग भी देखने मिलेगी, और कार इलेक्ट्रिक है। तो भाई इजीली हम एकदम फास्ट पहुंच सकते हैं। तो यार रवांडा यार है बहुत ज़्यादा बढ़िया देश। और पीछे देखो ना लोग कितने आराम से बैठे हैं। हर्ष भाई बढ़िया सीटिंग है कि नहीं? भाई अबे जाना पागल है क्या? अरे चुप चुप, अबे भाई
ये थोड़ा सा तो झेलना पड़ता है भाई, अफ्रीका में रहो कहीं भी रहो। भाई मैं बोल रहा था, तुमको याद है जब अपने लोग ना 2 सीट पे 5 लोग बैठ के जा रहे थे? भाई आप लोगों ने ना, अगर वो वीडियो नहीं देखा है ना, वो जरूर जाके देखना। गिनी देश का वीडियो है जहां पर 500 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए हमको 5 दिन लगा था। और हम भाई जैसे ये से पीछे ना 2 लोग बैठे हैं ना, वहां पर 2 लोग की जगह पे हम 4 बैठे थे, एक मोटी औरत बैठी थी। और यहाँ पर तो थोड़ा ठीक है यार। तो देखो ये है बस स्टेशन, यहाँ से निकले हैं। अब देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। जो भी रहेगा रास्ते में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताते रहूंगा। तो भाई साहब हमको निकले हो गए तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट, और आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट हम 30-35% हमारा रास्ता कवर कर लिए हैं। और ये जो भाई बोले थे कि 3 घंटे में हमको पहुंचा देंगे, तो अब मुझे लग रहा है भाई 3-3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ के रोड की कंडीशन देखो, इतना ज़्यादा अच्छा रोड है, एक भी छोटा मोटा खड्डा भी आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ भाई इतने खूबसूरत खूबसूरत गाँव आ रहे हैं ना, पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है। ये जो रवांडा देश है भाई, इसका जो एवरेज एल्टीट्यूड है वो 2-2.5 हज़ार मीटर है। मतलब आपको पूरे के पूरे देश में बहुत खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ देखने मिलेंगे। और ऐसे ऐसे गांव आ रहे हैं ना, देखो ना, पूरी केले की खेती हुई है, कितने खूबसूरत खूबसूरत घर हैं। तो भाई साहब लगभग हो गया है यहाँ पर सनसेट, और अभी हमको पहुँचने में तकरीबन 40 मिनट बाकी है। मैं रुक गया हूँ भाई यहाँ पर एक स्टॉप पे, क्योंकि मुझे लेना है पानी। भाई बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, पिछले 2-2.5-3 घंटे से मैं बैठे ही था, तो मैं बोला भाई अभी यहाँ पर रुकता हूँ। और गाँव देखो भाई कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर टेम्परेचर ना भाई किगाली से काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। अभी यहाँ का टेम्परेचर 16 डिग्री है और रात में जाने वाला है 10। चलिए भाई यहाँ से एक पानी की बोतल लेते हैं। और देखो भाई ये पूरा पहाड़ के ऊपर रास्ता गया हुआ है, और यहाँ पर सारे फ्रूट भी मिल रहे हैं। पैशन फ्रूट है, मैंगो है, केला है, यहाँ पर एवोकाडो है और बहुत सारी चीज़ें। तो भाई यहाँ से बड़ी बोतल ले रहे हैं। हाउ मच? 1000। ये लो भाई, ये 1000 रवांडियन फ्रैंक की बोतल है, मतलब इंडिया के समझ लो हो गए तकरीबन 60 रुपया। 60 रुपये में 1.5 लीटर की बोतल पानी मिला है। और यहाँ पर दारू देखो भाई, कितना सारा दारू रखा हुआ है। भाई दुकान में देखे आप लोग, इतना सारा दारू रखा है। मतलब भाई यहाँ गांव वाले ना दारू के बिना रह ही नहीं सकते। और अफ्रीका के आप कोई भी गांव में जाओ ना, आपको इतनी सारी दारू की दुकान मिलेगी, कुछ मिले ना मिले दारू की दुकान तो मिलेगी। तो हम भाई एक पानी की बोतल लेके निकल गए हैं। तो चलिए भाई सफ़र हम हमारा जारी रखते हैं, और 40 मिनट में हम पहुँच जाएंगे गिसिनी। यहाँ पर देखो सारे गाँव वाले बैठे हुए हैं, ये है हमारी गाड़ी। तो भाई साहब बज रहे हैं रात के 7:15 साढ़े 7 के बीच, और फाइनली हम पहुंच गए हैं गिसिनी ऐसा नाम का ये टाउन है। और इसको बोलते हैं भाई सिस्टर सिटी ऑफ गोमा, क्योंकि हम लिटरली बॉर्डर से बस 3 किलोमीटर दूर है। गोमा जो शहर है वो बॉर्डर के उस तरफ है, और गिसिनी ये जो शहर है ये इस तरफ है, इसलिए इन दोनों को सिस्टर सिटी बोलते हैं। अगर भाई बीच में बॉर्डर नहीं होता तो ये दोनों शहर एक ही होता, जुड़ा हुआ है, बस भाई बीच में कॉन्गो और रवांडा का बॉर्डर है। और भाई आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा गोमा में क्या हुआ था। अभी भी वो शहर रेबल के कंट्रोल में है, तो थोड़ा सा डर और थोड़ी सी घबराहट हो रही है। लेकिन ये जो शहर है ना भाई गिसिनी, ये थोड़ा सा सेफ है, क्योंकि जो M23 रेबल्स हैं वो भाई रवांडा के साथ उनका अच्छा रिलेशन है, तो इसलिए भाई वो यहाँ पर कुछ अटैक वगैरह नहीं करते। और वैसे तो हम प्लान किए थे, अगर हम भाई सूरज डूबने से पहले यहाँ पर पहुँच जाएंगे तब तो बॉर्डर क्रॉस कर देंगे, और अगर सूरज डूबने के बाद बॉर्डर तो ओपन है भाई तकरीबन 11 बजे तक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई इतना डेंजर है गोमा, इतना ज़्यादा डेंजर है कि वहाँ पर जो लोग काम करते हैं ना, वो भाई सनसेट से पहले बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ आ जाते हैं। मतलब वहाँ जो लोग रहते हैं वो लोग वहाँ से भाग के यहाँ आ जाते हैं। और भाई गोमा में
बहुत सारे इंडियंस भी भाई वॉर से पहले काम करते थे, जो अभी भी भाई उनको थोड़ा सा स्टेबल हुआ है ना, तो वहाँ पर काम अभी भी करते हैं, लेकिन डेली वो बॉर्डर क्रॉस करके गिसिनी आ जाते हैं। और ये M23 बहुत ज़्यादा खतरनाक रेबल ग्रुप है। तो भाई मैं तो नहीं करने वाला बॉर्डर क्रॉस, सुबह सुबह जल्दी उठ के बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। अब भाई अब यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर इंतज़ाम करना पड़ेगा होटल का, खाना पीने का। अब देखते हैं यहाँ पर भाई ऐसा कुछ टाउन है ये जिसिनी टाउन, जो कि काफ़ी ठीक ठाक सा लग रहा है। तो चलिए भाई यहाँ से हम होटल देखते हैं। और भाई हमारे पास ना यहाँ की लोकल करेंसी भी नहीं है, तो वो भी अब डॉलर चेंज करवाना पड़ेगा या फिर एटीएम से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम सोचे थे कॉन्गो चले जाएंगे, वहाँ का एटीएम से निकाल लेंगे या फिर वहाँ पर एक्सचेंज करवा देंगे, लेकिन अब हमको यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कहीं एटीएम वगैरह देखते हैं और खाने पीने का रूम का देखते हैं, जो भी रहेगा आपको बताता हूँ। तो भाई साहब अभी हम उस तरफ थे, वहाँ पर तो फॉरेन एक्सचेंज, वो करेंसी एक्सचेंज तो था लेकिन वो बंद था, तो हम थोड़ा सा वहाँ चल के आए। यहाँ पर है एक बैंक जहाँ पर एटीएम भी है। चलिए भाई पैसा निकालते हैं। तो भाई साहब कार्ड डाल दिया, यहाँ पर 3 ऑप्शन आया है, कीनिया रवांडा, जो रवांडा की लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच। हम इंग्लिश प्रेस करते हैं, विड्रॉ करते हैं, चेकिंग। तो यहाँ से भाई बहुत सारा ऑप्शन है। मैं क्या सोच रहा हूँ भाई 1 लाख निकलवा लेते हैं। 1 लाख कितना हुआ, मतलब 7,000 के करीब बनता है। 7,000 निकलवा लेते हैं, जो यूज़ में आया कर लेंगे और जो नहीं आया हम बॉर्डर पे चेंज करा के कॉन्गो की करेंसी में ले लेंगे। ओ भाई यहाँ पर 2,500 एक्स्ट्रा कटेगा, मतलब ऑलमोस्ट $2 के करीब। ले ले बाबा ले 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 2,500 हुआ, मतलब समझ लो 170, 160, 170। तो हर बार आप जब विड्रॉ करोगे बाहर, ये एटीएम की फीस है, जो मेरे कार्ड की फीस होगी वो अलग होगी, जो कन्वर्जन रेट रहेगा वो अलग रहेगा। तो 3 अलग अलग तरीके से पैसा कट जाता है। यहाँ से आ गया है हमारा कार्ड और भाई आजा पैसा, ये आ गया हमारा 1 लाख रवांडा का फ्रैंक और ये आ गई रिसिप्ट। चलिए भाई अब ढूंढते हैं यहाँ पर होटल कहाँ पर रुकना है, क्योंकि हम बुक वगैरह तो कुछ करवा ही नहीं है। अब यहाँ से ऑनलाइन देखते हैं या फिर ऐसे जाके देखेंगे कि कहीं होटल मिल जाए। और यहाँ पर वैसे तो देखो बाइक वाले भी खड़े हैं, जिनको बोलेंगे कि तो वो होटल हमको दिखा देंगे। तो भाई साहब कुछ टाइम ऑनलाइन देखने के बाद हमको एक booking.com पे बढ़िया सी होटल मिल गई, जो सिर्फ $13-14 की है भाई, काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी ठीक ठाक सी लग रही थी। और हम जहाँ थे वहाँ से तकरीबन 400 से 500 मीटर थी, 10 मिनट वॉकिंग दिखा रहा था, तो हम भाई 2 मिनट 3 मिनट चले। अब यहाँ से हमको चल के जाना है तकरीबन 5-6 मिनट और यहाँ पर मस्जिद देखो भाई कितनी बड़ी सी है। ये देखो, ये इनकी ग्रैंड मॉस्क है और अभी देखिए शायद नमाज छूट रही है मगरिब की, तो सारे लोग निकल रहे हैं। मतलब भाई कोई भी गांव में चले जाओ, कोई भी देश में चले जाओ, कोई भी इलाके में चले जाओ, आपको मिल जाएंगे भाई। ये देखो ये सारे भाई जुब्बा पहन के अभी नमाज पढ़ के निकले हैं। तो भाई साहब तकरीबन वहाँ से 5 मिनट और चलने के बाद मैं पहुँच गया हूँ हमारे गेस्ट हाउस, जो अभी बुक किए हैं, जिसका नाम है ब्लू मून गेस्ट हाउस। नाम तो भाई पूरा मिट गया है। और पीछे जो पूरा अंधेरा देख रहे हो ना, ये बड़ा सा पहाड़ और जंगल है जो दिख रहा नहीं है। थोड़ा सा ना हमको रोड के देखिए अंदर आना पड़ा, यहाँ पर है। चलो भाई अभी सिर्फ रात में सोना ही है भाई, और क्या ही काम है इसका, कैसा भी रहे बस आज की रात काटना है। भाई साहब ये अंदर से तो थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है, बाहर से एकदम खंडर सा लग रहा था, लेकिन अंदर से तो ओके सा लग रहा है। चलो भाई चेक इन करते हैं और खाने पीने के लिए निकलते हैं। भाई देखते हैं यहाँ पर खाने पीने का क्या ऑप्शन है। भाई साहब अभी हम एंटर हुए और एंटर होते साथ ना यहाँ पर सोफ़ा लगा हुआ है और ये लड़का बैठा है। ऐसा लग रहा है ना भाई कि एक घर है, ये कोई होटल लग रही नहीं है, रिसेप्शन लग रहा नहीं है। तो हमने सोचा भाई कोई घर में घुस गए क्या हम। और ये भाई जो है ना, ये ऐसा बोल रहा है कि क्या हुआ, कौन हो। तो हमको लगा भाई सही में कहीं गलत जगह पे आ गए। फिर उसके बाद ये पीछे जो लेडी देख रहे हो वो आई, वो बोलती भाई कि क्या हुआ, तो मैंने बोला कि भाई मेरी बुकिंग है। तब वो बोले कि हाँ भाई यही होटल है, सही जगह पे आए हो, गलत नहीं गए हो। तो मैं तो समझा था कि भाई बैग लेके फिर अभी कहीं और निकलना पड़ेगा। ये अच्छा हो गया, तो अभी पासपोर्ट दे दिया हूँ, सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है। फिर चलते हैं रूम में, बैग पटक के खाना खाने चलेंगे। भाई हमारा चेक इन का प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पर वो देखो भाई, ये बाहुबली की कौन सी पिक्चर है भाई, ये बॉलीवुड की पिक्चर यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं। मतलब भाई इंडियन सिनेमा की जो रीच है ना भाई, उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। सोशल मीडिया पे आप कितना भी फेमस हो जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन जो भाई सिनेमा बॉलीवुड और टॉलीवुड की रीच है उसके लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते। भाई मैं मडागास्कर में था, एकदम रैंडम गांव में, वहाँ पर देख रहे हैं। मैं साउथ सुडान में था, वहाँ पर सलमान खान की पिक्चर चल रही है। साउथ सुडान में भाई वॉर चल रहा है, वहाँ पर कुछ सिस्टम है नहीं, गवर्नमेंट सारी चीज़ों को बंद करके रखी है, लेकिन वहाँ पर सलमान खान की पिक्चर चल रही है। मडागास्कर के जंगल में भाई वहाँ पर एक होटल लेके गया, वहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर आया भाई जहाँ पर रेबल्स का कब्जा है, वहाँ पर भाई पिक्चर चल रही है साउथ इंडिया की, और वो डब है। तो इनकी रीच भाई बहुत क्रेजी है यार। तो भाई साहब
ये है हमारा रूम जो हमको $13 का मिला है। काफ़ी बढ़िया है यार। यहाँ पर बड़ा सा बेड लगा हुआ है, वहाँ पर भाई एक टेबल कुर्सी रखी हुई है, यहाँ पर मॉस्किटो नेट है। तो $13 के हिसाब से तो भाई बहुत सही है, इंडिया के बने मतलब समझ लो 1150 रुपये के करीब। और यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर तो भाई एक विंडो है, लेकिन अभी रात है तो कुछ दिखेगा नहीं। ऐसा सा रूम है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि यहाँ का जो वॉशरूम है अंदर नहीं है, वॉशरूम यहाँ पर देखने मिलेगा। ये देखो भाई, ये है वॉशरूम और ये है हमारा रूम। तो ठीक है भाई, कौन सा हमको अभी यहाँ पर 2 4 5 दिन गुजारना है, बस सोना है और सुबह उठ के बॉर्डर क्रॉस करना है। तो चलिए भाई, बैग वगैरह रखता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ और फिर चलते हैं भाई, खाने का इंतजाम करते हैं। यहाँ पर देखते हैं खाने पीने के लिए क्या ऑप्शन है। तो भाई साहब फ्रेश होके होटल से निकल गया और यार मेरे पास जो इंटरनेट था वो भी खत्म हो गया। मैं बोला भाई इंटरनेट का रिचार्ज क्यों ही कराऊं, अभी भाई आज समझ लो बस में बैठने से पहले ही खत्म हुआ। तो बोला भाई रिचार्ज करने की जरूरत क्या है, लेकिन अब यहाँ पर एक दिन भी है ना तो इंटरनेट चाहिए रहेगा। तो मैं यहाँ पर आ गया, एक छोटा सा डब्बा लगा के रखे हैं जिसमें मैं 1000 फ्रैंक का रिचार्ज कर रहा हूँ, जो इंडिया के 70 रुपये हुआ। 70 रुपये में भाई मैं 7 दिन का 7 GB रिचार्ज करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर ठीक है ब्रदर, इट्स डन, इट्स डन, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भाई 1000 का हो गया रिचार्ज। तो चलिए चलते हैं भाई अब यहाँ से खाना खाने। आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट भी है। तो अभी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, बस यहाँ से मुश्किल से 3-4 मिनट चल के जाएंगे तो पहुँच जाएंगे, बाकी वहाँ चल के बताता हूँ। तो भाई सब ये आ गए हम इंडियन रेस्टोरेंट में और यहाँ पर मस्त भाई दाल चावल सारी चीज़ें खाना। चलो भाई खाते हैं, और सुबह से तो कुछ भी ज़्यादा खाई नहीं है तो मस्त खाएंगे, और थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, खा के सोता हूँ। अब मैं सीधा आपको मिलता हूँ सुबह। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अगले दिन में। कल रात आप लोगों ने देखा था हम इस होटल में रुके हुए थे और पीछे भाई पूरा जंगल था। मैं रात में आप लोगों को बोला था ना, यहाँ पर पहाड़ है और जंगल है, ये देखो। और भाई कल रात हम गए इंडियन रेस्टोरेंट में, खाना पीना खाए और आते आते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। अभी भाई दिन स्टार्ट हुआ है 12 बजे, क्योंकि भाई रात में इतनी रिसर्च करना पड़ा, इतनी सारी चीज़ें पढ़ना पड़ा ये देश के बारे में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये बॉर्डर क्रॉस करने के लिए और आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ बताने के लिए। ये जो देश है भाई, ये कोई नॉर्मल देश नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा ये देश भुगता है। यहाँ पर इतनी वॉर, बेचारे जो वहाँ के लोग हैं उनको सफ़र करना पड़ा। तो आज सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और देखते हैं भाई बॉर्डर क्रॉस करने मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास कॉन्गो का वीज़ा ही नहीं है और कॉन्गो जाने के लिए वीज़ा चाहिए रहता है। लेकिन हम सुने हैं जो M23 रेबल ग्रुप है वो यहाँ का इमिग्रेशन कंट्रोल करता है, तो उनको पैसा दे दो तो अलाउ कर देते हैं। तो भाई पहली बार मैं एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में बॉर्डर क्रॉस करूँगा और वहाँ की गवर्नमेंट की जगह जो रेबल्स हैं उनसे मैं अपना पासपोर्ट स्टैम्प करवाऊँगा। और आपको बताऊँ, अगर मुझे ये स्टैम्प लगने के बाद मुझे बुरुंडी जाना रहेगा ना, तो बुरुंडी में अलाउड नहीं है अगर आपके पास M23 का स्टैम्प है। तो चलिए भाई निकल गए हैं, अब चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा चाय वगैरह पियेंगे और सीधा निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो भाई साहब ये है इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पर हम बेसिक नाश्ता कर दिए। और आप लोगों ने देखा था जब हम आए थे हमारे पास बड़े बड़े बैग थे। यहाँ पर हमको कुछ इंडियन भाई मिले, वो बोल रहे हैं कि आप ये बैग लेके जाने की भाई वो सोचना भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर रेबल्स का कब्जा है। वो आपका बैग खुलवा के हर चीज़ देखेंगे और 1-2 घंटा पूरा ख़राब कर देंगे। और मैं उनको बोला मेरे पास तो ड्रोन है, तो वो बोले भाई तुम्हारे पास ड्रोन है, तुम्हारे को तो मतलब तुम सोच ही नहीं सकते, तुमको वहाँ जाने नहीं देंगे, ड्रोन रख लेंगे और बहुत सीन क्रिएट होगा। तो हम क्या सोचे भाई बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ चलते हैं, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना भी वहाँ रहना है वहाँ पर रहते हैं। और बैग हम यहीं पे छोड़ दिए, जो ज़रूरत की चीज़ें भाई चार्जर वगैरह वो ले लिए, कपड़ा लेकिन एक ही है भाई, लेकिन सेफ्टी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से भाई हम कर लिए हैं ये बाइक वाली टैक्सी जो हमको लेके जाएगी बॉर्डर पे। लेट्स गो ब्रदर। और यहाँ पर ना भाई 2 बॉर्डर है, एक पतीत बॉर्डर है, पतीत मतलब फ्रेंच में स्मॉल को बोलते हैं, और एक ग्रेट बड़ा बॉर्डर है। तो हम बड़े वाले बॉर्डर पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, वहाँ पर इजीली हम क्रॉस कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। और रात में जब हम खाना खाने गए थे तो भाई हमको बता रहे थे जो 8 महीना पहले भाई पूरा गोलियां वगैरह चल रही थी, पूरा आसमान में बम जैसा लग रहा था, गोलियों की आवाज़ आ रही थी। और वहाँ पर जो गोमा में इंडियंस थे, जब M23 ने कब्जा किया, वो लोग भाई भाग के सारे यहाँ पर आए और यहाँ पर पूरा शहर क्राउडेड हो गया। इंडियन, पाकिस्तानी और जो बाहर के देश वाले थे जो गोमा में रहा करते थे, जब M23 वाले आए सब भाग गए। यहाँ तक जो वहाँ के ब्लैक लोग थे, वहाँ के जो नेटिव लोग थे, वो लोग भी भाग के आ गए। और अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस होता है।
थोड़ा सा नर्वस हूँ भाई, हमारे पास वीज़ा नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे। तो इस वीडियो में भाई मैं आप लोगों को बस दिखाऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा डार्क हिस्ट्री भी बताऊंगा कॉन्गो के बारे में। कॉन्गो को बोलते हैं पूरे प्लेनेट अर्थ की सबसे अमीर कंट्री। अगर नेचुरल रिसोर्स से देखें वहां पर भाई तकरीबन एस्टिमेट करते हैं 30 ट्रिलियन डॉलर, बिलियन नहीं 30 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की वहां पर नेचुरल रिसोर्स है भाई। 30 ट्रिलियन मतलब आप समझ रहे हो, हमारे इंडिया की जीडीपी है 4 ट्रिलियन। इंडिया की जीडीपी से आप बोल सकते हो 7 गुना से ज्यादा वहां पर नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन उसके बाद भी कॉन्गो दुनिया का सबसे गरीब देशों में उसका नाम आता है। तो वहां पर क्या सिचुएशन हुई है और कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आसपास का देश। और ये जो रवांडा देश है इतना साफ, और आप लोगों को सारी चीजें बताया रवांडा के बारे में, आप लोगों को पिछले वीडियो में देखे होंगे कितना साफ है यहाँ पर, इतना सेफ है। लेकिन वो रवांडा जो है वो सारा कुछ कॉन्गो से लूटा हुआ है। मैं आप लोगों को सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओ भाई बात करते करते पहुंच भी गए, ये तो बहुत नजदीक था, 5 किलोमीटर से भी कम था भाई। ये तो 5 किलोमीटर भी नहीं था यार, आ गया भाई, ये तो 3-4 किलोमीटर था। तो देखो यहाँ पर सारे बाइक वाले खड़े हैं और बॉर्डर मेरा ख्याल है इस तरफ है। चलिए इनको पैसा दे दूं पहले मैं। ओके मिस्टर, थैंक यू। और यार जो सारी हमारी स्टिक वगैरह थी सब हम अंदर रख दिए हैं, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ ऐसा विजिबल रहेगी तो भाई वो लोग हमको रिपोर्टर समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। और यार आप लोगों को मैं एक बात तो बताया नहीं, कल जब हम इंडियन रेस्टोरेंट गए थे तो वहाँ पर ना रेस्टोरेंट में एक भाई मिले थे जिनका बिजनेस गोमा में, जो सुबह जाते हैं शाम में आते हैं। वो बोले थे अगर सुबह आप 9 बजे जाओगे ना तो मेरे साथ ही चलना, मेरे पास गाड़ी, मैं आप लोगों को लेके चले जाऊंगा। तो हम भाई थोड़ा सा लेट हो गया, तो अभी वो गोमा में, अभी उनसे हम कांटेक्ट किए। वो बोले हमको कि इमिग्रेशन के पास मैं मिलूंगा आपसे, तो थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा भाई, कोई मतलब यहाँ जानने वाला रहे तो बढ़िया हो जाएगा। चलिए अब ना यहाँ पर मुझे रखना पड़ेगा। देखो उस तरफ देखो, वहाँ पर बॉर्डर वाला सेक्शन आ गया है। तो भाई साहब फाइनली हो गया हमारा इमिग्रेशन। ये भाई 1 स्टॉप इमिग्रेशन था, जिसका मतलब कि एक ही जगह पे पहले हम रवांडा का एग्जिट टाइम लगवाए, फिर उसके बाद हम कॉन्गो का वीज़ा लिए जो कि मिला $50 का। और भाई हमको लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती, लेकिन हमारे जो इंडियन भाई आपको बताया था जो गोमा में काम करते हैं वो आ गए। और अंदर भाई ये जो बिल्डिंग देख रहे हो सामने आप लोगों को देखने मिलेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, ये है ग्रैंड बैरियर मतलब इमिग्रेशन। तो वहाँ पर भाई इतना अंदर जाके पहले वीज़ा लिए, फिर उसके बाद भाई स्टैंप वगैरह लगवाए, तो सारा कुछ प्रोसेस हो गया। तो देखो भाई सामने उनकी गाड़ी है, बैठ के पहले बाहर निकलते हैं। तो ऐसा फाइनली आप लोगों का स्वागत करता हूँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। अभी पीछे भाई वहाँ से सारा तो सिक्योरिटी चेक जो भी प्रोसेस था करवा के हम निकले हैं। और ये है मिसबा भाई जो गुजरात से हैं, जो भाई हमारी बहुत हेल्प की है, थैंक यू भाई। अगर भाई नहीं आते ना तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाती वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि 2 माले की बिल्डिंग, वहाँ पर कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं हमको कुछ मालूम ही नहीं। और भाई जैसे ही इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस करके हम बाहर निकले, वहाँ पर ना भाई बहुत सारे यूएन के पीस कीपर थे, उसमें बहुत सारे इंडियन भी दिख रहे थे। भाई इंडियन भी रहते हैं ना बहुत सारे, इंडियन आर्मी वाले भी है ना। तो आपको मालूम होगा भाई इंडियन आर्मी के लोग भी यूएन के पीस कीपिंग फोर्स में आते हैं, और अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पर भी कुछ इशू चल रहे हैं तो वहाँ पर वो जाते हैं। और आपको बताओ भाई जो यूएन के पीस कीपिंग फोर्स है वो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स आप लोगों को गोमा में देखने मिलेगी, इसको मुनिस्को बोलते हैं। यहाँ पर इतनी इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पर आपको मालूम है भाई M23 जो यहाँ पर वो हो रहा है, तो यहाँ पर इतनी सारी पीस कीपिंग फोर्स भी रहती है। और ये है भाई पहला नज़ारा गोमा शहर का, आप लोगों को देखने मिलेगा ये पूरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का फ्लैग, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये गोमा का स्क्वायर सा है। तो वैसा फाइनली हम हमारा पहला कदम रख दिए हैं गोमा शहर में। और सही बता रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रही है रिकॉर्ड करने, क्योंकि हर 2 से 3-4 मिनट में ना यहाँ से गाड़ी गुजर रही है। और अभी हम एयरपोर्ट से बस 2 किलोमीटर दूर आए हैं, रास्ते में इतनी सारे भाई जो M23 गैंग वाले लोग थे वो देखने मिल रहे हैं। तो जैसे ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना और उनको देख रहा हूँ, भाई हालत ख़राब हो जा रही है, इतनी डर लग रही है मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो लोग आ सकते हैं, ऐसा है वैसा सिस्टम नहीं है। हम इमिग्रेशन भी M23 वाले से करवा के आए हैं, क्योंकि सारी सत्ता सारी पावर इस शहर की, और आसपास जितना भी एरिया है ये उनकी पावर है। तो यहाँ पर थोड़ी सी डर तो लगना बनता ही है। और ये है भाई गोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमको मिसबा भाई यहाँ तक लेके आए हैं, ये उनकी दुकान है। और वो बता रहे थे यहाँ पर भाई पिछले साल जब पहली बार वो 23 नंबर गैंग आई यहाँ पर, तो यहाँ पर इतना सारा लूटम लाट हो गई। इनकी ना भाई जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है उसमें $1.5 लाख का माल पूरा लूट लिए। $1.5 लाख मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 1.5 करोड़ का माल लूट दिए। इतनी अफरा तफरी हो गई थी। यहाँ पर बोलते हैं गन चल रही है, यहाँ पर भाई रॉकेट लॉन्चर चल रहा है, ऊपर से मिसाइल जा रही है। इतना डर पे यहाँ पर माहौल था, लाइट चली गई थी और ऐसा क्रेजी सीन था ना भाई। तो चलिए भाई यहाँ पर
पहले ना हमको यहाँ की लोकल करेंसी लेना पड़ेगा, और वो बोले ना कि आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते हो, आप बाहर जाओगे M23 पकड़ लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बोले मैं तो दुकान में बैठा हूँ, लेकिन मेरी दुकान का एक स्टाफ है जो यहाँ का लोकल है, वो आपके साथ जाएगा ताकि आप लोग कभी रिकॉर्ड करो कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। बाकी शहर तो ठीक ठाक सा लग रहा है, थोड़ी सी गंदगी अगर कंपेयर करें रवांडा से, रोड वगैरह थोड़ी सी हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी ठीक है भाई। और ना M23 जैसे ही गुजर रहा है ना भाई तो डर लग रही है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं थोड़ा रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। तो वैसे बाहर निकलने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई यहाँ की लोकल करेंसी मिसबा भाई से एक्सचेंज करवा ली है। और यहाँ पर जो चलता है, यहाँ पर भी कोंगोलीज फ्रैंक चलता है, जो कि $1 में तकरीबन 2300 से 2400 कोंगोलीज फ्रैंक होते हैं। तो यहाँ की नोट देखो भाई, ये 20,000 कोंगोलीज फ्रैंक की नोट है, जो कितनी खूबसूरत लग रही है। ये 1,000 की, और सब पे ना भाई वाइल्ड लाइफ बनी है। इस पे जिराफ बना है, पीछे अब ऑस्ट्रिच जैसा है, यहाँ पर वो मकाऊ पैरेट जैसा बना है। और साथ में भाई यहाँ पर हम बुला लिए हैं सिम कार्ड के लिए भी, क्योंकि भाई सिम कार्ड रहना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम 1-2 दिन रुकेंगे, तो भाई यहाँ से सिम कार्ड ले लेते हैं, करेंसी हो गई है, फिर निकलते हैं भाई एक्सप्लोर करने गोमा को, देखते हैं भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। तो भाई साहब सिम कार्ड लेके सारा प्रोसेस ख़त्म करके और साथ में एक सिक्योरिटी गार्ड लेके हम निकल गए हैं गोमा शहर को एक्सप्लोर करने। और सबसे पहले हम आ गए हैं गोमा शहर के सबसे मेन स्क्वायर पे। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू गोमा। भाई ये वो जगह है जहाँ पर इतनी प्रॉब्लम चल रही है, और यहाँ का अगर आप वीडियो देखो ये स्क्वायर का, तो यहाँ पर जो 23 नंबर की गैंग है वो भाई पूरा चक्कर लगाते रहता है आसपास, और पूरा गन लेके चलते रहता है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख के आता रहेगा। और अभी हम भाई इतने खतरनाक टाइम पे यहाँ पर पहुँच गए। तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को गोमा के बारे में बता दूँ। जो गोमा शहर है ये पड़ता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एकदम ईस्टर्न पार्ट में, बिल्कुल रवांडा के बॉर्डर के पास। आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी हम बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं यहाँ तक। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश के बारे में, जो DRC देश है ये पूरे दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है, और पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और ये जो देश है ना भाई DRC देश, इसका एरिया है 2.34 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया से मत समझ लो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर छोटा है भाई, अफ्रीका के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा देश है। और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगने वाला देश है। DRC देश से 9 देशों का बॉर्डर लगता है। अगर आपको मैप में दिखाऊं तो इसके नॉर्थ में आप लोगों को देखने मिलेगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश, उसके बाद आता है साउथ सुडान, फिर आता है युगांडा, फिर आता है रवांडा, फिर आता है बुरुंडी, फिर आता है तंजानिया, फिर आता है ज़ैम्बिया, अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये 9 देशों के साथ बॉर्डर करता है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एकदम सेंटर में बसा हुआ है, एकदम भाई आप बोल सकते हो सीने में है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश। और भाई ये देश इतना ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर भाई पूरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। सबसे बड़ा तो आप लोगों को मालूम होगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। और भाई आप लोगों ने ना कॉन्गो रिवर के बारे में भी सुना होगा, जो पूरे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। अगर फ्लो और फोर्स के हिसाब से देखें, लंबाई के हिसाब से तो रिवर नाइल है, लेकिन अगर भाई फ्लो के हिसाब से देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाली रिवर है अमेज़न रिवर, और उसके बाद ये कॉन्गो रिवर का नाम आता है। तो यहाँ पर इतने पहाड़, इतने झरने, इतने जंगल है, जिस वजह से भाई DRC देश में मिलता है दुनिया का सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स। यहाँ पर बहुत डायमंड निकलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे गोल्ड निकलते हैं, यहाँ पर कॉपर होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा निकलता है वो है कोबाल्ट और कॉल्टन। आप बोल सकते हो जो यहाँ पर इतना नेचुरल रिसोर्स निकलता है, ये इस देश के लिए वरदान नहीं है, ये इस देश के लिए श्राप है। क्योंकि इस सारे नेचुरल रिसोर्स की वजह से पिछले 150 साल से इस जगह को इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो चलिए भाई इसी स्क्वायर पे आप लोगों को काला पास्ट बताता हूँ कॉन्गो का, और यहाँ वाले कितना ज़्यादा सफ़र किए, तब आप लोगों को मालूम पड़ेगा भाई यहाँ की सिचुएशन इतनी ख़राब क्यों है। यहाँ पर जो 23 नंबर गैंग है वो क्यों भाई इतना परेशान किया है, क्यों मार रहा है लोगों को। उसकी वजह है भाई नेचुरल रिसोर्स। आपको पता है इतना सारा नेचुरल रिसोर्स मिलता है। तो स्टोरी भाई सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 19वीं सेंचुरी से। 19वीं सेंचुरी पे यहाँ पर राजा हुआ करता था किंग लियोपोल्ड II, जो बेल्जियम का राजा था, और वो बोलता था कॉन्गो जो देश है ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। वो यहाँ पे था 1885 से लेकर 1908 तक, मतलब 23 साल तक। और वो अपने 23 साल के राज में वो कॉन्गो देश की तकरीबन 40 से 50% आबादी को मरवा दिया। उस टाइम पे कॉन्गो की आबादी हुआ करती थी 30 मिलियन, और वो 30 मिलियन में से ऑलमोस्ट 15 मिलियन लोगों को मरवा दिया। उनसे करवाता था भाई रबर की खेती, और उनको ना स्पेसिफिक कोटा देता था कि भाई आपको एक साल में ना इतना भाई रबर बना के लाना है। अगर वो अपना कोटा पूरा नहीं कर पाते थे तो उनको मार दिया जाता था। चलो ये तो थोड़ी सी पुरानी बात हो गई। अगर मैं आपको नई बात बताऊं, यहाँ पर जो अभी इतना इशू चल रहा है, जो 23 नंबर गैंग है और इतनी सारी अलग अलग गैंग है, यहाँ पर सिचुएशन इतनी खराब क्यों चल रही है, उसकी वजह भी है नेचुरल रिसोर्स। वो तो आप लोगों को बताया, गोल्ड, डायमंड, इतनी सारी चीज़ें निकलती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो निकलता है वो है कोबाल्ट
और कॉल्टन, ये जो दोनों मेटल है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कोबाल्ट है वो 70% दुनिया का यहाँ पर निकलता है, जिससे बनती है स्मार्टफोन बैटरी, लैपटॉप की बैटरी बनती है, और जो ईवी कार रहती है, इलेक्ट्रॉनिक कार, उसकी जो बैटरी होती है वो बनती है कोबाल्ट से। चलो भाई, कोबाल्ट का एक सब्स्टिट्यूट भी है जो है लिथियम बैटरी, लिथियम से भी बन सकता है, लेकिन जो दूसरा मेटल है जिसको बोलते हैं कॉल्टन, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, और वो पूरे दुनिया का 80% कॉन्गो में निकलता है, जो काम में आता है भाई फ़ोन बनाने में, लैपटॉप बनाने में, वीडियो गेम बनाने में, टेलीविज़न बनाने में, और यहाँ तक बस ये छोटी छोटी चीज़ नहीं, पूरा का पूरा डिफेंस में भी काम आता है। अगर रॉकेट बनाना है, ड्रोन बनाना है, मिसाइल बनाना है, या फिर रॉकेट में यूज़ करना है, जेट टरबाइन बनाना है, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट बनाना है, तो सारी चीज़ों में लगता है कॉल्टन, और उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिस वजह से ये देश बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। और वो पूरे कॉन्गो देश में ज़्यादातर निकलता है गोमा वाली साइड में, इसलिए यहाँ पर अलग अलग गैंग, अलग अलग देशों का यहाँ पर कब्जा करें। और ये जो 23 नंबर गैंग है, इसको सपोर्ट मिलता है भाई रवांडा देश से। ये तो भाई थोड़ी सी बात आप लोगों को बताया हूँ, थोड़ा सा किंग लियोपोल्ड के बारे में बताया हूँ, और थोड़ा सा भाई मेडल के बारे में बताया हूँ। लेकिन भाई अगर आप लोगों को कॉन्गो वॉर के बारे में बताऊँ, जो कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी वॉर लड़ी गई थी, आई एम श्योर आप में से ना 90% से ज़्यादा लोग कॉन्गो वॉर के बारे में सुने ही नहीं रहेंगे। इराक, सीरिया, अफ़गानिस्तान, इतना हम सुने न्यूज़ में, जितने लोग वो पूरा ईरान, पूरे मिडल ईस्ट में, सीरिया में और लेबनान में जितने भी लोग मरे, अगर वो लोगों को पूरा मिला ले, जो 10-20 साल की वॉर चली है, उससे ज़्यादा लोग सिर्फ कॉन्गो की वॉर में मरे, जो स्टार्ट हुआ था भाई 1996 में। और जो वॉर लड़ी गई थी ना, उसको बोलते हैं अफ्रीका का वर्ल्ड वॉर, क्योंकि अफ्रीका के भाई 11 देश, मतलब कोई कॉन्गो की तरफ है, कॉन्गो की तरफ था भाई नमीबिया देश और जिम्बाब्वे देश, अंगोला देश, ये कॉन्गो की तरफ से लड़ रहा था। इस तरफ जो रेबल्स थे उनके साथ में भाई रवांडा देश सपोर्ट कर रहा था, युगांडा देश सपोर्ट कर रहा था। तो ऐसा भाई पूरा एक वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो हो गया था यहाँ पर अफ्रीका में। और अभी भाई बस 30 साल पुरानी बात है, जो कॉन्गोलिस वॉर लड़ी गई थी वो पहली हुई थी भाई 96 से लेकर 97, एक साल के लिए। लेकिन जो दूसरी कॉन्गोलिस वॉर थी, जो स्टार्ट हुई थी 1998 से लेकर 2003 तक, मतलब 5 साल में तकरीबन 5.5 मिलियन यानी 55 लाख लोग मरे कॉन्गोलिस वॉर में। मतलब आप सीरिया ले लो, अफ़गानिस्तान ले लो, इराक ले लो, लेबनान ले लो, और सारे लोगों को मिला दो तो भी वो नंबर मैच नहीं कर पाएगा। यहाँ पर इतनी गंदी कॉन्गोलिस वॉर लड़ी गई थी, और सारे जो लोकल लोग हैं वो सफ़र किए। और इस वजह से भाई यहाँ पर अभी जो आया है ना M23, ये भी इसलिए यहाँ पर आया है कि यहाँ पर रिसोर्सेस है, और ये रवांडा उनको फंड कर रहा है। भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, इससे आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। थोड़ा सा मैं एक्साइटेड, ज़ोर से ज़्यादा फास्ट बोला रहूँगा, लेकिन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड वॉर है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि इसको अगर बताएं बैठ के तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस है, और बहुत सारी चीज़ें और समझाना था, लेकिन मैं बोला आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा कि कॉन्गो देश कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में नाम आता है। तो चलो भाई यहाँ की थोड़ी मार्केट वगैरह देखते हैं। और स्क्वायर के पास ऐसी कुछ हलचल थी भाई, कुछ लोकल लोग काम से आ रहे जा रहे हैं, और ट्रैफिक वगैरह भी आप लोगों को ठीक ठाक सी देखने मिलेगी। ऐसी पुरानी सी बिल्डिंग है, और यहाँ पर भी एफ्रीसेल चलता है, जो अफ्रीका के और भी देशों में चलता है। तो ये देखो भाई, ये है हमारे जो मिसबा भाई दिए साथ में बॉडीगार्ड रहने के लिए। तो ये भाई हैं, चलते हैं मार्केट में। और यार ये देखना, कॉन्गो देश के अंदर इतना नेचुरल रिसोर्सेस निकलता है, उसके बाद भी कॉन्गो वाले को पेट्रोल रोड पे बेचना पड़ता है। पेट्रोल पंप में भाई पेट्रोल है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केट चलती है। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद कोई कंट्री कितना सफ़र कर सकती है यार। और भाई ये जो सारी दुकानें देख रहे हो, ये मॉल टाइप की जगह है, जिस जगहों को पूरा लूट लिया गया था भाई पिछले साल। आपको क्लिप में ऑलरेडी थोड़ी बहुत दिखा चुका हूँ। मतलब इतनी चोरी, इतनी डकैती हो रही थी। जो 23 नंबर गैंग थी ना भाई, वो तो चलो भाई थोड़ा सा लूटी और थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल करी, लेकिन उसके बिहाफ पे बहुत सारे लोग ना भाई, यहाँ के जो लोकल बिजनेस थे उसको अटैक करके पूरा लूट डाले। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ ना भाई, जिनका यहाँ पर बिजनेस था, किसी का $1,00,000, किसी का $2,00,000, मतलब किसी का 1 करोड़, किसी का 2 करोड़, यहाँ पर ऐसी भाई चोरी हुई। इस वजह से थोड़ा लोग डरते हैं अफ्रीका में बिजनेस खोलने से, क्योंकि भाई कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुई ना तो लोकल लोग ही पूरा उठा के लेके जाएंगे। और यार कॉन्गो देश के अंदर जो लोगों को कपड़ा पहनने का स्टाइल है ना, वो काफ़ी अच्छा है यार। कुछ जो बूढ़े लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस रहते हैं। Abana. Desce. Pode esperar por
बस। तो यार पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इस टाइप का वीडियो और ऐसा बैठ के वीडियो सब बनाता नहीं हूं, लेकिन पिछला 2 दिन जो हमारा गुजरा है वो मेरी ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी का, अब तक का, पूरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा डराने वाला 2 दिन था। हुआ ये, आप लोगों ने देखा था, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो गए और कॉन्गो के भाई उस रीजन में गए जहां पर इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां पर वो M23 23 नंबर की गैंग है, वो कब्जा करके रखे शहर, वहां के लोग भाग रहे हैं, वहां कोई रहना नहीं चाहता है, और हम गए वहां पर वीडियो बनाने। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ होगी भाई, थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि भाई इतना बड़ा प्रॉब्लम होने वाली है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भाई, हम स्क्वायर से वीडियो बना के जैसे ही आगे निकले, वहाँ एक छोटा सा आदमी आया, वो बोलने लग रहा है कि भाई वीडियो क्यों बना रहे हो, ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। हम बोल रहे भाई ये नॉर्मल चीज़ है, अफ्रीका में हर जगह हो ही जाता है कि भाई कोई भी आता है बोलता है भाई ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हम लोग उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिए, लेकिन बोला वो चलो पुलिस स्टेशन, चलो पुलिस स्टेशन। हम बोले भाई क्या ही दिक्कत है, चलो हम कोई कुछ क्राइम थोड़ी ना कर रहे हैं। और जो भी लोकल भाई से मिले थे वो बोले भाई इतना दिक्कत नहीं है वीडियो बनाने के लिए, और हमारे साथ में लोकल भी है। तो हम बोले भाई क्या ही प्रॉब्लम होगी। तो हम चले गए, मेयर की ऑफिस थी सामने, जहां पर भाई पूरे वही लोग रहेंगे भाई, 23 नंबर गैंग रहेगी, सारी। क्योंकि वो कब्जा ही उन्हीं का है। और भाई यहाँ पर UN वाले लोग डरते हैं, यहाँ पर रोमेनियन जो मिशनरी लोग थे उन लोगों को भाई नंगा करके भगा के मारे। तो ये लोग इतने पागल और इतने क्रेजी हैं, इनके पास कुछ नहीं है भाई, ये लिटरली ना थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए ना मार के लेक में फेंक देते हैं, ये टाइप के क्रेजी हैं। तो हम गए मेयर की ऑफिस में, वो उसको बोले कि ऐसा, वो बोला कि लोग ऐसा ऐसा वीडियो बना रहे थे। वो बोला भाई क्यों वीडियो बना रहे थे, जर्नलिस्ट हो क्या तुम? बोला नहीं यार जर्नलिस्ट नहीं, हम यूट्यूब पे ऐसे घूमने का वीडियो बनाते हैं। तो बोलता गोमा क्यों आया, मतलब गोमा कौन सी घूमने की जगह है भाई, यहाँ से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम लोग बोले नहीं नहीं, हम ना भाई ऐसे कहीं भी चले जाते हैं, हम आप हमारा यूट्यूब देख सकते हो। तो उसको ना पहली बात यूट्यूब समझ ही नहीं रहा था, वो बोला था बार बार, क्या बोला था, टिकटॉक, बार बार ये बोलेगे टिकटॉक। फिर वहां से क्या हुआ कि हमारी सबसे बात हुई अच्छे से, मतलब उन्होंने मतलब ऐसा कुछ अग्रेसिव ट्रीट नहीं किया। वहां हेड से के पास लेके गए, फिर वहां से हमें हेड के गाड़ी पास। में बिठाया उनकी, और हेड के पास पुलिस हेडक्वार्टर लेके गए। पहले मेयर ऑफिस में थे, मेयर ऑफिस में एक हेड से मिले, फिर वो बोला कि भाई उसका तो काम नहीं था, तो वो ऑर्डर किया, 7-8 पुलिस वाले भेजा, और भाई बड़ी जिप्सी में, लिटरली बड़ी जिप्सी में, हम पीछे ऐसा सेक्शन वाले आते हैं ना, वो जो हाईलाइट्स आती है, इधर मिलिट्री बैठी है, इधर मिलिट्री बैठी है। तो यहाँ पर एक मिलिट्री बैठी थी, यहाँ पर हर्ष भाई बैठा था, यहाँ पर मैं बैठा था, यहाँ पर मिलिट्री, पीछे 4 और गनमैन साथ में बैठे थे। तो हम शहर में भाई 10 मिनट चल के पहुंचे पुलिस हेडक्वार्टर। वहां तक भी हम चिल थे कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्या ही होना है। पुलिस हेडक्वार्टर गए, पहले एक लो लेवल पे मिले किसी से, फिर टॉप लेवल पे वो लेके गया, फिर ऐसे करते 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 ना एकदम मेन ऑफिस में भाई हम वहां पर पहुंचे। तो वहां पर कोई सीनियर बैठा था, तो वो एकदम चिल था भाई, वो पानी पिला रहे भाई और बात कर रहे, हाँ अच्छे से बात किया। और ना भाई थोड़ा नॉलेजेबल भी था। वो हम बोले ना कि हम बुरुंडी से आए, फिर रवांडा गए, तंजानिया गए। तो बोला तुम एक ग्रेट लेक्स कवर कर रहे हो, यहाँ पर आपको मालूम होगा भाई पूरी बहुत खूबसूरत खूबसूरत लेक है सारी। तो हम लोग बोले हाँ हाँ, हम लोग वो लेक के आसपास का एरिया कवर कर रहे हैं, और गोमा बहुत खूबसूरत है, हम खूबसूरती दिखाने आए ताकि और लोग भी यहाँ पर आए। तब तक भाई बहुत चिल था। वो बोला भाई अच्छा तुम लोग ऐसे वीडियो बनाने वाले हो, कोई मसला नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ना वीडियो बनाने के लिए तुमको एक परमिशन चाहिए रहती है, जो परमिशन तुम्हारे पास नहीं है तो टेंशन मत लेना, मैं एक ऑफिसर को बुलाता हूँ, वो तुमको लेके जाएगा ऑफिस में, कहीं ऑफिस होगी कोई, वहां पर तुमको डॉक्यूमेंटेशन बना के दे देगा। तो एक ऑफिसर आता है भाई, जिसको सारे लोग सैल्यूट कर रहे थे, वो आया, हमको लेके गया। हम भाई इतना चिल एकदम, वो अपनी प्राइवेट गाड़ी नीचे आया, सारे लोग उसको सैल्यूट कर रहे हैं, वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में बैठा है, एक लड़की भी बैठी थी सामने उसके साथ में, वो बैठा है, वो लड़की बैठी है, और हम 3, मैं, हर्ष भाई और वो। तो हमको लेके गया भाई, अजीब सी ऑफिस थी। तो तब तक बज गए तकरीबन 5:15, 5-5:30 के बीच में। तब तक भाई हम इतना वो कर रहे थे ना कि भाई देखो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आए थोड़ा सा इशू हुआ, ये भी अच्छे ही वाला एक्सपीरियंस है कि भाई M23 आ गए, मिल लिए सबसे, ऑफिस चले गए, यहाँ चले गए। तो ये बहुत मतलब एक एक्सपीरियंस होगा। लेकिन वो टाइम तक भाई कोई भी आइडिया नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। और इसीलिए हमने मिसबा भाई को भी फोन नहीं किया, क्योंकि हमें लगा सब चीज नॉर्मल है। और जो मिसबा भाई के बारे में हमने बताया था, जिन्होंने हमें वीजा दिलवाया, इजी प्रोसेस करवाई, हमने उनको भी फोन नहीं किया। हमने सोचा कि नॉर्मल है ये चीजें, ठीक है। उन्होंने भी बोला था कि ये सब नॉर्मल है, सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। उन्होंने खुद अपने वर्ड में ये बोला कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। भाई सबसे मेन ना टेंशन दूर कब हो गई, जब पुलिस हेडक्वार्टर में जो मेन कमिश्नर जो भी रहेगा, वो बोला भाई तुम ग्रेट लेक्स ट्रेवल कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझ गया तुम वीडियो बनाते हो, तुम जाओ भाई वहां पर परमिशन बना के दे देगा, फिर बिंदास बनाओ। मैं तो खुश हो गया भाई कि मार्केट घूमेंगे, फिर तो बिंदास घूमेंगे। फिर तो भाई जो M23 का हेड है वो हमको लेटर दे दिया कि तुम बनाओ, जैसे तालिबान में होता, जाते हैं तो लोग लेटर देते थे कि परमिशन है, आप वीडियो बना सकते हो। तो मैं तो भाई बड़ा खुश हो गया।
तो हम वो आदमी के साथ बैठ के एक ऑफिस में आए जो भाई थोड़ा सा मतलब कोर्ट टाइप की जगह थी जहां पर कैदी थे, लेकिन अजीब सी वाइब थी, मतलब एकदम बार्ब वायर पूरे लगे हुए थे और एंटर करने के लिए टूटी गाड़ी खड़ी थी और एंटर करने के लिए बड़ा सा गेट लगा हुआ था जिसपे वो मतलब परमिशन लेके वो मतलब हॉर्न बजाया, सारे लोग आए, देखे कौन बैठा है, फिर अंदर आने के दिए। तो वो ऑफिस में हमने समझ लो ना 5:30 के अराउंड पहुंचे, 5:30 के अराउंड पहुंचे तो अब वो प्रोसेस करने लग रहे हैं। मतलब पहले हमको जाके बैठा दिया ऑफिस के अंदर, 10-15 मिनट बैठे, फिर हम लोग बोले भाई थोड़ा ना हमको सनसेट और हमको वीडियो बनाना है, हम यहाँ पर ना 2-3 दिन के लिए आए हैं तो हमको बना के निकलना है, तो अब कितना टाइम लगेगा? तो बोला बैठो 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 बैठो। कोई जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ बोल रहा है कि वेट करो और तब तक बिहेवियर बहुत बढ़िया था भाई, बिहेवियर जो था ना वो एकदम भाई ऐसा लग रहा है ना कि भाई वो क्या ही प्रॉब्लम है। इसलिए हम ना मिसबा भाई को फोन किए ना किसी को फोन किए। तो भाई तकरीबन समझ लो ना आधा पौना घंटा और लग गया, 6 के करीब होने लग रहे। सनसेट होने से थोड़ा सा नहीं, सनसेट होने के हो गया था ऑलमोस्ट 6 सनसेट के बाद अंधेरा नहीं हुआ था। उस टाइम तक ना हम लोग बोलने लगे कि भाई अब तुम लोग ज्यादा कर रहे हो और एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तुम दे दो, हमारा पासपोर्ट नंबर ले रहा है, लिख रहा है, वो बहुत लंबा प्रोसेस कर रहा है। तब तक सारी चीजें एकदम नॉर्मल लग रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन भाई वो अचानक आया और बोलता ना भाई कि तुम्हारे बैग में ना सामान क्या क्या है वो दिखाओ। और भाई का सामान अलग रखा, मेरा सामान अलग रखा। फिर वो बोलता ना सारे जेब में जो भी है ना, पर्स है, फोन है, सब निकाल के टेबल पे रखो और तुम्हारे बैग का सामान सब उल्टा करके रखो। सब उल्टा करके दिखाया, वो देखा, फिर उसके बाद बोलता वापस बैग में डालो। तो एक सेपरेट बैग भाई का, हर्ष भाई का बना, एक सेपरेट बैग मेरा बना, दोनों बैग को वो साइड में रखा, फिर वो लेके चले गया बैग। हाँ, और सब चीजें मतलब ये कड़ा भी उतरवा लिया, घड़ी भी उतरवा ली, सब सिंगल चीज, बेल्ट भी उतरवा लिया, सब चीज कहते बैग में डालो और इसको जो है वो लेकर ऊपर चला गया और उसके बाद वो आया ही नहीं। और मेरे को ना सबसे मतलब एक और चीज थोड़ा सा ना वो रूड और अजीब टाइप का बिहेवियर तब लगा जब ये कड़ा उतारने बोला ना, आज भाई बोले नहीं कि मेरे रिलीजन का है, मैं नहीं उतारूंगा इसको, मैं नहीं उतार सकता। तो ना भाई वो नॉर्मल इतने हंस रहे थे, इतना मतलब वो कर रहे थे, बात कर रहे थे, और मुजुंगू गोरे हैं, ऐसे हैं, घूमने आए हैं। अचानक से टोन चेंज हो गई, गिव इट। भाई मैं बोला ये क्या सीन चल रहा है? तब ना भाई थोड़ा सा एकदम एक ना मतलब एक रेड फ्लैग घंटी बजी कि ये सीन क्या हो रहा है। तो अच्छा हुआ उस टाइम तक ना भाई हमारे जो साथ में गाइड थे ना, वो जो आपने देखा होगा अफ्रीकन, उनके पास मोबाइल था, उनका मोबाइल नहीं लिए थे, हमारे पे फोकस किए थे। तो ना उतने टाइम में ना वो मिसबा को फोन लगा कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो मिसबा भाई को मालूम पड़ गया कि ऐसी इशू हो गया इनके साथ, इनको पकड़ लिया, लेकिन इतना नहीं मालूम कि अभी भी कुछ होगा। तो हम ना उनसे बात की, उनके जो मोबाइल पे बात करते तो हम भी लेके बात की, मतलब कोई इशू नहीं है भाई, अभी पेपर बना के दे देंगे। ऐसे लग रहा था कि शायद कुछ देखिए कि इक्विपमेंट क्या है, बैग में क्या है, सारा चीज ऐसे नॉर्मल लग रही है। वीडियो वगैरह चेक करेंगे क्या कोई सीक्रेट चीज रिकॉर्ड तो नहीं की है, हमें ऐसा लगा। और शुक्र मानो कि हमने मिसबा भाई को थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। नहीं तो आज नहीं मिलते, आज नहीं मिलते। ये फेमस है मार के काट के लेक में फेंकने के लिए, इनके पास कोई किसी को जवाबदारी देना नहीं है, कोई गवर्नमेंट के बंदे नहीं है, ये कभी भी किसको भी मार के फेंक देंगे और कोई कुछ नहीं बोलना। भाई लेक है ये, क्या ही दिक्कत है इनको। मतलब मैं धीरे धीरे उस पर आते हैं बात पे। तो ये सारी चीजें होने लगी, मिसबा भाई को भी मालूम पड़ गया, वो बोले मैं आता हूँ। उसके 10 मिनट के अंदर जैसे अंधेरा होने लग रहा है, वो हम लोग को ना, भाई मैं तुमको बताता हूँ पहले बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। जैसे गेट में घुसोगे ना, बड़ा सा मैदान है जहां पर टूटी फूटी पूरी गाड़ियां खड़ी है। इस तरफ हम थे बिल्डिंग के, इस तरफ वॉशरूम जैसी जगह थी, लाइन से ऐसे पूरे अपार्टमेंट है, जैसे मतलब समझ लो पूरा बीच में मैदान से लाल मट्टी वाला मैदान, इस तरफ भाई गेट, इस तरफ पूरी टूटी फूटी गाड़ियां खड़ी है, ये बाथरूम इस तरफ है और पूरी लाइन से वो मतलब छोटे छोटे घर बने हुए हैं। अजीब जेल भी थी अंदर, जेल भी थी। जेल तो इस तरफ थी, इस तरफ मतलब गेट के गेट पे घुस के अंदर होके, यहाँ टूटी फूटी गाड़ी खड़ी बाथरूम के इस तरफ, यहाँ पर बड़ी सी जेल थी। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई क्या ही हमको क्या ही लेना देना है उससे, हम तो भाई कुछ क्राइम किए नहीं है, हम आके भी चले जाएंगे। जैसे ही भाई थोड़ा अंधेरा होना चालू किया, वो हमको इस पार्ट से वो पैदल लेके ना इस तरफ गया कोने में और बोला रूम में बैठो। और वहां पर रूम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ गद्दा रखा था। रूम में एक छोटा सा टेबल सा रखा था जिसमें ना बहुत सारे पेपर रखे थे और पूरा खाली, ना उसमें कोई पंखा ना कुछ, 2 गद्दा था। तो उसमें जाके डाल दिया और बोलता भाई कि जब तक ना जूता नहीं उतरवाया था, जूता नहीं उतारा, बेल्ट सब ले लिया था, जूता नहीं उतरवाया था, बोलता जूता उतार के बैठ जाओ। एकदम से हमें बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि हो क्या गया। अंधेरा होते ही सब चीजें बदल गई और कमरे में जब हमें डाल रहे थे तो हमें शक हो गया कि वो बंदा चाबी भी थी उसके हाथ में, तो शायद हमें लगा कि लॉक करेगा। और फिर बोला कि जूते उतारो, हमें लगा कि हम जूते उतार देंगे तो इसको यही हो जाएगा कि इधर सोना ही पड़ेगा। तो हमने कोशिश की थोड़ा से कि नहीं हम जूते नहीं उतारेंगे, लेकिन उसने क्या गुस्सा किया हम पे, उतारो जूते जल्दी से। मैं बोला भाई मतलब क्यों भाई, मतलब हम तो परमिशन बनवाने हैं, तू यहाँ क्यों बैठा रहा है? तो बोलता भाई आज यहाँ सोओगे जब तक चीफ नहीं आएगा, चीफ चलेगा, चीफ कल आएगा तो चीफ से बात होगी। ओ भाई मैं बोला भाई यहाँ पर भाई जो धक्का लगा, जो दिमाग एकदम रुक गया कि भाई ये क्या हो रहा है।
जो हमारे साथ में वो था, वो भाई उसके रंग उड़ गए, वो भी डर गया बहुत ज्यादा, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और उसके बाद भाई सारे चीज, अब मोबाइल वोबाइल उसका भी मेरा भी सब ले लिए, जूता उतरवा रहे भाई। ये ऐसा लग रहा है ना, अब देखो भाई जेल वेल तो हम इतना गए नहीं है, कभी गए ही नहीं है, तो हमको तो ये तो आइडिया, लेकिन कि भाई बेल्ट, जूता, कपड़ा, घड़ी वड़ी सब उतार दिए, तो इसका मतलब यही है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो बंद कर दिया। मैं उसको बोला भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब एक फोन करने दे, कुछ को बोल तो दूं क्या चल रहा है क्या नहीं है। नहीं बोला चीफ से बात कर दे, कौन चीफ है, कौन मैंने जो लेके आया था वो कहाँ पर है, क्या है। बोलता मैं चीफ हूँ, चल अंदर। मैं भाई जो डरा, जो भड़कने लगा, जो प्रॉब्लम हुई, ये स्टार्ट हुआ भाई हमारे अरेस्ट का। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब हम मेयर के ऑफिस गए, मेयर के ऑफिस के बाद पुलिस हेडक्वार्टर गए, पुलिस हेडक्वार्टर से जब हम वापस उतर रहे थे, तो पुलिस वाला हमको बोला तो हेडक्वार्टर में कि हम तुमको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसने ये भी अरेस्ट बोला नहीं कर कि रहे, हम तुमको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस तुमको परमिशन बनाने दे रहे हैं। लेकिन जब ये पुश कर रहा था ना, दरवाजा वो बंद बोला कर था रहा यू था, आर अरेस्टेड। यू आर अरेस्टेड। मैं बोला भाई अरेस्ट हो गया भाई, मतलब यहाँ देख के, यहाँ बैठ के अभी सारी चीजें नॉर्मल हो रही है, क्योंकि हम वापस बॉर्डर क्रॉस करके रवांडा में आ गए, क्योंकि हमको फेंक दिए। तो यहाँ बैठ के तो आसानी है, लेकिन कसम खुदा की, मतलब मैं बता नहीं सकता भाई, मेरी जिंदगी का इतना, मतलब एकदम भाई, अभी कोई गवर्नमेंट रहे तो हम भाई इंडियन एम्बेसी को फोन कर दें, या फिर और ना कोई गवर्नमेंट कितनी भी डेंजर, खराब, घटिया गवर्नमेंट रहे, कुछ भी रहे ना, तो उन लोग एक फोन की अथॉरिटी देते हैं कि भाई एक फोन कर लो तुम्हारी एम्बेसी को। तो एम्बेसी को एटलीस्ट मालूम पड़ जाएगा, कुछ तो हाथ पैर, कितनी भी भाई, चलो अमेरिका की एम्बेसी नहीं है, रशिया की एम्बेसी नहीं है, लेकिन कुछ तो काम करेगी, बेसिक काम तो करेगी कि भाई बंदे यहाँ पर है, कुछ तो सोर्स निकालेगी, कुछ तो बात करेगी। घर वालों को तो ये पता चल जाएगा कि वहां पर है। नॉर्मली तो हमारे घर वालों को ये भी नहीं पता था कि हम कोंगो में हैं। बता ही नहीं, क्योंकि ना भाई मतलब जाके आना ही क्या ही दिक्कत है, इसलिए बताना नहीं। तो बोला भाई कोई वो नहीं, अंदर जाओ। अब भाई धीरे धीरे अंधेरा हो गया, ऑलमोस्ट सनसेट हो ही गया था, अंधेरा होना चालू हुआ। हम बोले वॉशरूम जाना है। नहीं जा सकते। पानी, भाई मैं उससे पहले मैं पानी मांगा, ऐसा पहले बार बार बना हुआ है और ना उस पे कांच लगा हुआ है। तो ना मैं पानी मांगा ना, भाई इतना गुस्सा लगी भाई, ऐसा देख रहा है, हंस रहा है ऊपर से है, और सारे लोग जितने ना हंस रहे हैं। और जैसे हमको डाला ना, तो पहले का आधा घंटा तो साले जितने भी गनमैन थे ना, सब आके देख रहे, हंस रहे, गोरे हुआ है, गोरे हुआ है। मतलब वहां पर जो सफाई वाले से लेके ऑफिसर से लेके, कौन ऑफिसर क्या ऑफिसर, कोई ड्रेस ही नहीं पहना था भाई। ड्रेस वाले अगले दिन आए थे, मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, सब देख देख के हंस के जा रहे हैं। फिर स्टार्ट होता है भाई, पूरा गला सूख गया, पानी मांग रहा हूँ, पानी नहीं मिल रहा है, वॉशरूम जाने बोल रहे, वॉशरूम जाने नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं करने मिला। और भाई जब 1-1.5 घंटा गया ना, अब तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा टाइम कितना, हम लोग बात कर रहे एक दूसरे में। मैं बोला भाई 8:30 बज रहा है, तो बोलते नहीं 9 बज रहा है। नहीं बोला 9 बज रहा है, 8:30। भाई टाइम जैसी छोटी चीज ना इतनी बड़ी हो गई कि क्या चल रहा है। हम एक दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से, और दुनिया के सबसे खतरनाक देश के एकदम खतरनाक रीजन एरिया में जहां पर वहां की गवर्नमेंट भी डरती है। जब भाई यहाँ पर ये 23 नंबर गैंग कब्जा करी थी, तो यहाँ के गवर्नमेंट के, यहाँ के जो मिलिट्री वाले थे ना कॉन्गो के, वो अपना हथियार छोड़ के अपनी ड्रेस बदल कर नॉर्मल ड्रेस में आकर, ताकि इनको पता ना चले कि हम आर्मी वाले हैं, क्योंकि आर्मी वालों का पता चल देगा तो इनको मार के सीधा लेक में फेंकते हैं। तो इसीलिए वो अपनी नॉर्मल ड्रेस बदल कर और भाग गए, यहाँ पर आए। यहाँ तक ये आप लोगों को ना क्लिप भर भर के देखने मिलेगी, जब कॉन्गो की मिलिट्री भाग कर रवांडा में आई और पूरा गन वन वहां छोड़ के आ गए, तो वहां के लोकल लोगों को बहुत सारी गन गुन मिली थी। तो ये लेवल पे भाई खतरा है वहां पर, कौन मार के कहां डाल दे, किसी की परमिशन नहीं, कौन लीडर है, कौन क्या है, इतना ज्यादा डर लग रही थी ना, इतनी ज्यादा डर। भाई हम छोटा मोटा अरेस्ट तो बहुत बार हुए हैं भाई, कहीं कौन हो गया, अभी हजबुल्ला भाई को लेके चले गया था, 6 घंटा 7 घंटा रखा, ऐसे भाई मैं अभी कितने ही नाम लूं, कितनी जगह पे ऐसा सीन हो चुका है। लेकिन ये जो था ना घर पे बात कर सकते, क्योंकि मैं डेली घर पे बात करता हूँ, मुझे मालूम था अगर एक दिन घर पे बात नहीं हुई ना तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो ना कोई कांटेक्ट, ना कुछ, ना खाना, ना पीना। भाई ये लोग अब इनके पास खुद खाने के वांदे हैं। यहाँ पर कैसा रहता है कि जेल के अंदर अगर आप हो तो आपका खाना पीने का इंतजाम खुद करना पड़ेगा, खुद पैसा देना पड़ेगा। अब हमारा पैसा और पर्स तो सारा ले लिया और हमसे बोले कि पैसा दो पानी देंगे। मैं क्या, पैसा तो तुम्हारे पास ही है, और पैसा भी जिस बंदे के पास था उसी एक के पास था, वो भी अपना लॉक रूम करके चला गया था। और मतलब सबसे मेन वो हो रही थी ना, डर इतनी लग रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा किसके पास जाए, किसको मालूम है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, करना क्या है, इसके बाद कुछ आइडिया नहीं है। तो अब ना वो जो हमारे साथ में ना लोकल था, वो बोला भाई देखो तुम जो इतना टेंशन ले रहे हो कर रहे हो, कुछ नहीं भाई, सुबह तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो जो रात गुजरी है ना भाई, गुजर ही नहीं रही है। मतलब
10 मिनट गया भाई, हम लोग बात करें भाई आधा घंटा हुआ होगा, क्या होगा, मेरे घर पे तो बहुत वो रहेगा, ऐसा होगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एंजाइटी एकदम अटैक सी होने लग रहा है, धड़कन एकदम फास्ट सी हो गई है। मैं ना भाई देखो, मैं ना हर्ष भाई को देखो, हर्ष भाई ना 5 मिनट के अंदर सो जाता है, 5 मिनट के अंदर सोता है, एकदम गहरा ढोल बजा दो कोई नहीं उठेगा भाई। लेकिन भाई वहां पर ना ऐसी लेटा हूँ मैं ना, सीलिंग देख रहा हूँ, 1 घंटे बाद ना ये तो आंख बंद है, मतलब भाई जाग रहे हो, तो हाँ जाग रहा हो भाई। मैं कोशिश कर रहा था कि माइंड को शांत करें, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, बस आराम से शांति से बस माइंड को तो शांत रखे, क्योंकि ऐसे थॉट ना आए जो अपने को तंग करे बस। भाई होप मतलब ना मेन सबसे होप का गेम था कि मेरे को होप थी कि यार क्या नाम है, रात को निकल जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि लेकिन बस हमें डरा रहे हैं कि छोड़ पैसा देंगे। चाहिए रहेगा, मेरे को लगा पैसा चाहिए रहेगा, डरा रहे हैं। लेकिन भाई जैसे 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 रात गई ना, वो भी हमारा साथ वाला बोल रहा भाई नहीं करो कुछ, सो जाओ। और भाई तकरीबन कुछ टाइम बाद, अब घंटा 1.5 घंटा कितना हुआ रहेगा मालूम नहीं, 2 और कैदी भेज दिए अंदर। हाँ 2 और भेज दिए, और एक इतना सा छोटे रूम था, से कितना रूम था ना भाई, मैं बताऊं तुमको, 7x9 का होगा, 7x9-10 का रूम होगा। उसके अंदर 3 हम ऑलरेडी हैं और 2 बड़े बड़े काले लोग को अलग से भेज दिए। उन्होंने कोई और ही क्राइम फ्रॉड किए थे कुछ, बाद में अगले दिन बात हुई थी तो वो लोग कुछ फ्रॉड किए थे। वो लोग भी बोले कि भाई कुछ शांत हो जाओ, कोई मतलब नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ में कुछ नहीं है, चीफ के हाथ में। अब चीफ आएगा ना अगले दिन, क्या मालूम कल आएगा, क्या मालूम परसों आएगा, क्या मालूम नरसों आएगा। तो कैसे कैसे करके रात भाई घंटा सोए, उठे, डर लग रही है, एंजाइटी हो रही है, थोड़ी सी भी आवाज आ रही है, बाहर देख रहे हो लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पीछे कहीं म्यूजिक बज रही है, और थोड़ा सा ना ऐसे खिड़की से हटाओ ना भाई, मतलब वो जो मैं बैंक्ड अप अब्रॉड देखे हो, बैंक्ड अप अब्रॉड में देखते थे ना कि भाई कोई फॉरेनर बाहर गया, उसको पकड़ लिए हैं, वो मतलब भाई मैं नहीं बता सकता, इतना डर कभी नहीं लगा है। मतलब ऐसा पर्दा हटा के देख रहा हूँ, दारू पी रहे हैं, फिर उसके बाद वो जो छोटा वाला जेल था ना, वहाँ किसी को मार रहे हैं, कुत्ते जैसा मार रहे हैं भाई, बंदूक से मार रहे हैं, वो सारे चेहरे ना भाई, मतलब इतने डरावने लोग भाई, और M20 सबके पास AK-47, सबके पास, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके पास गन नहीं, और कोई उठ भी रहा है ना तो ऐसे हाथी, मतलब वो टांगी हुई है, किसी के पास बिना उसके दिखेंगे ही नहीं। तो भाई कैसे कैसे करके रात कटी नहीं। फिर उसके बाद भाई मैं 5-5:30 बजे उजाला हुआ थोड़ा उठा, उसके बाद टाइम ही नहीं खसक रहा है, बोले 11 बजे आएंगे, ऐसा करते करते भाई इतना डर गए ना। पानी भाई मतलब ऐसा सर दुख रहा है ना, बाथरूम जाने दिया, कुछ भी नहीं, मतलब उस रूम में एक बार डाला, फिर कोई बात ही नहीं की हमसे। फिर 5:30 बजे उठे, फिर प्यास भाई इतनी लग रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर जाके तकरीबन उठने के नहीं 8 नहीं भाई 7 बज रहा होगा, 6:30 7 7:30 के पता ही नहीं है बेसिकली, हमें सही बताएं। उस टाइम पे ना जेल में ना टाइम होता है कि 1 घंटे के लिए नहाने और बाथरूम के लिए छोड़ेंगे। तो पहले सामने जेल वाले को छोड़े, हम तो मतलब समझ लो ना डिटेंशन रूम्स में थे, जेल था पूरा, बेड थी, लेकिन मतलब समझ लो जो प्रॉपर था नीचे, लेकिन जो प्रॉपर जेल थी ना वो सामने थी, प्रॉपर जेल। तो पहले वो जेल भाई ऐसे लोग जेल में निकल के गए, पहले लाइन से बाथरूम जा रहे हैं, मार रहे भाई, बाहर से मार रहे हैं, कभी उससे मार रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, जल्दी कर। मूवीज में आपने सीन देखा है ना कि वो कैदियों के साथ करते हैं, वैसा ही सीन बिल्कुल। तो पहले उनको समझ लो 40-50 मिनट घंटा पर उनका पूरा हुआ। फिर उसके बाद हम लोग को खोला, जाओ वॉशरूम करने। वॉशरूम में पानी नहीं, और पानी पियेंगे तो कुछ निकलेगा ना, जो पहले का था सुसु करके बस आके वापस हम लोग को भर दिया, ठूस दिया अंदर। अब भाई फिर समझ में नहीं आ रहा कि क्या होए, कब आएगा भाई। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ भाई बता दो चीफ कब आएंगे। मैं इनसे बोल रहा हूँ कि भाई फ्रेंच में बात करके पूछ लो कि चीफ कब आएगा, चीफ कब आएगा, कुछ आइडिया नहीं। और अच्छा हुआ जो लास्ट में हम मिसबा भाई को फोन कर देते ना, उनके वजह से भाई हमको तकरीबन समझ लो उठने के वही बाथरूम कर उसके बाद ना 1 बजे के आसपास, उसके भी समझ लो 1-8 घंटे बाद ना अचानक एक गार्ड आया थैली में 2 बोतल लेके, बोतल ले पानी। और मैं क्या यार, मैं थोड़ा डाउट हो गया, मेरे को लगा कि यार अब लंबा टाइम रखेंगे, रात भर पानी नहीं दिया। तो बाद में जब छूटे तब मालूम पड़ा कि मिसबा भाई वकील भेजे थे कोर्ट में। हाँ, तो हमारा भाई कोर्ट में। फिर उसके बाद धीरे धीरे ना, मतलब मैं बताऊँ ना, ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैं एकदम रोने वाला मुंह बना के रिक्वेस्ट करता था कि भाई हमको बता दो कि क्या हो रहा है हमारे साथ, कुछ तो बता दो, कुछ तो अपडेट दे दो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो एक को तरस आ गई भाई। मैं एक बात बताऊं भाई, ये जो लोग होते हैं ना, इनमें कोई तरस नहीं है, कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं है भाई। मैं उसको बोला तेरा झूठा पानी पी लूंगा, जबकि मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, नहीं पिए भाई, नहीं पिए मैं। लेकिन इतना हो गया ना कि बोला भाई वो दे देना, पीने दे देना, मतलब चल हट ऐसा कर रहा है। मतलब ये पावर दिखाते हैं, और गोरे लोगों के ऊपर ज्यादा पावर दिखाते हैं कि ये सोचते हैं कि हम पता नहीं मतलब क्या हमसे दब रहे हैं, इनको मजा आती है, इनको एक प्रेशर मिलता है कि भाई ऐसा होता है। लेकिन भाई यही है ना कि गंजे के हाथ में नाखून मिलता है ना, वो सर नोच देता है भाई। वो लोग बहुत मतलब
मर्सीलेस है भाई एकदम, इनमें कोई रहम ही नहीं है, हंस रहे हैं भाई प्यानी प्यानी। और सबसे मेन कि भाई अगर मैं कोई बड़ा क्राइम करके आया हूँ तब तो एक बात समझ में आती है कि मेरे को ऐसा ट्रीट करना बनता है भाई, तेरी राइट है, तू मेरे को वैसा ट्रीट कर। लेकिन भाई हमारा क्राइम ही क्या है, मतलब भाई किए क्या है, किए क्या है, कम से कम वो बता दो भाई किए क्या है, तब समझ में आ जाएगी भाई तुम्हारा वो कर रहे हो सही है। तो भाई सुबह पानी मिल गया वकील का और यहाँ से सारा प्रोसेस करने लगे भाई। मिसबा भाई रात भर पूरे गवर्नमेंट को, पूरे इंडियन कम्युनिटी को, सबको जो गोमा में रहता रहेगा ना, सबको मालूम होगा कि भाई हम अरेस्ट हो गए, हमको लेके चले गए। तो कैसे कैसा सारा सिस्टम चला, दिन गया 2 दिन आया, फिर भाई मतलब कैसे दिन गुजरे, कैसे क्या, कैसे जिंदा रहे भाई। ये चीज आपको ये ना हम निकाल के रखे हैं भाई। ये देखो ये जो जगह है ना भाई, ये वॉल्केनिक उस पे बना हुआ है, पूरा वॉल्केनो यहाँ फटता है गोमा में। तो ये जो देख रहे हो ना, ये पत्थर ये वहां टॉयलेट करने गए तब उठा के ये ना हम ऐसा खेल लेते रहे। ये भाई देखो मैं ना अल्काट्राज प्रिजन में गया था ना, तो वहां पर देखा था कि वो जो जेलर वहां के जो कैदी हुआ करते थे ना, अपने मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ना, इतना बंद कमरे में अंधेरा है, कुछ भी नहीं समझ रहा है, तो आदमी डिप्रेशन से मतलब वो मेंटल उसकी ना है स्टेबिलिटी हट जाती है, वो पागल हो जाते हैं, बड़बड़ाने लगता है सब। तो ना मैं अच्छा हुआ भाई वो जेल विजिट किया था, तो मेरे को वो था कि वहां पर जो कैदी रहते थे ना, पूरे अंधेरे में कुछ दिखता नहीं था, तो उनके पास ना एक कॉइन था, वो ऐसा उछालता था और ना रैंडम कहीं भी ऐसा ढूंढता था, कुछ दिखता तो नहीं था। तो ये तब तक गेम खेलता था जब तक वो पूरा थक ना जाए, थक के सो ना जाए, ताकि वो मेंटल उसकी हेल्थ मतलब वो थोड़ा सा प्रॉपर माइंड में रहे, पागल ना हो जाए। तो ये देख रहे हो ना, इससे ऐसा कर रहे थे कि इसमें हाथ में, इसमें हाथ में, उसमें हाथ में, भाई ट्राई कर रहे थे कि भाई टाइम पास हो, कुछ कटे, ये जो टाइम है चले जाए। और मतलब ऐसा खेल लेना दिमाग में आ रहा है कि भाई चीजें मिली थी। हाँ ये भाई किए यार, छूट जाएंगे कि नहीं, मतलब भाई छूट तो जाएंगे ना, मतलब छूट तो जाएंगे ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत ना घर वाले की थी। घर वाले की अगर मैं आप लोगों को वॉइस नोट सुनाऊं ना, मैं आप लोगों को वॉइस नोट लास्ट में डाल दूंगा, आप लोग सुनना, क्योंकि मैं हरदम डेली बात करता हूं, तो घर वाले इतना परेशान हो गए, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन और मेरे मोहल्ले वाले सारे लोग भाई फोन इंस्टाग्राम पे किए, भाई का वो ढूंढ के निकाल लिए, फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, जिससे जो बना। और मेन अगर उनको थोड़ा भी आइडिया रहे कि कहाँ पर है, तो वहां पर एम्बेसी में कांटेक्ट करने की कोशिश करे, कुछ करे, लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि कौन से देश में। और अगर मालूम भी पड़ जाता तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। कौन सी एम्बेसी को फोन करते थे भाई? अगर जो डीआरसी की एम्बेसी हो तो किंसासा में है ना, किंसासा में गवर्नमेंट जो है वो इनकी वो है ही नहीं, वो ये तो रेबल ग्रुप कंट्रोल कर रहा है, तो कुछ फायदा हो ही नहीं पाता था। तो एक क्लास में होप यही लग रही थी कि भाई हमको हमारे को भाई अगर कुछ इश्यू होगा तो ना, हाँ वो होगा। और ना मेरे दिमाग में एकदम बड़ी बड़ी चीज सोचने लग रहा था भाई, कि मुझे लग रहा है ना पिक्चर जैसा हमारे को रेस्क्यू करेगी इंडियन गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट यूएन में यहाँ पर ना इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसर भी थे, आप लोगों को बताया मैंने देखा था। तो ऐसा लग रहा था भाई अभी लोग आके बचाएंगे तभी कुछ होगा, हम तो यहाँ पर फंस गए हैं, और महीना 2 महीना साल रखें, कितना रखें, क्या रखें, इनके पास तो दिमाग है ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, क्यों आए हैं वीडियो बनाने हैं। मतलब एक आदमी रैंडमली उठा के लेके आ गया, अब उनको मालूम ही इनका करना क्या है, वो घुमा रहे। तो भाई कैसे कैसे दिन गुजरा, और भाई जब छूटने वाला दिन था, छूटने वाला टाइम था, वो भाई मैं मतलब वो जो सुबह 6 से लेके ना, लोग बोलते चीफ कब आएगा वो है, तो 6 से लेके ना 11 बजे का टाइमिंग है चीफ का। तो ना वो जो टाइम गुजरता ही नहीं था, और सबसे बड़ा मिशन था ना कि टाइम देखना भाई, बाहर छोटी सी ऐसा ना, उसमें ना हम लोग देख रहे जो बाहर कोई भी जा रहा है ना, उसकी घड़ी टाइम देखने की कोशिश कर रहे थे हम, ऐसा टाइम देख रहे थे भाई। और हम लोग बोल रहे थे भाई देखो लग रहा ना बज गया होगा 7 बज गया होगा, 9 बज गया, नहीं भाई 9 नहीं बजा, 10 बजे, इतना बजे उतना बजे। जो पहले का टाइम होता है ना स्टार्ट का, वो दिन खुलने से भाई सनराइज यहाँ पर 6 बजे होता है, तो 5:30 बजे से थोड़ा सा अंधेरा उजाला होना चालू होता है, तो 7 बजे ना बहुत भारी पड़ता है 1.5 घंटा गुजरना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा फास्ट रहता है। लेकिन भाई फिर फाइनली इतना एफर्ट डालने के बाद मिसबा भाई जो एफर्ट डाले हैं ना भाई, मतलब यहाँ के टॉप गोमा शहर के जो मेन है M23 के, उनके कस्टमर की दुकान है, तो उनके कस्टमर बहुत सारे हैं, उनके कस्टमर को फोन किए बहुत सारे, एक बहुत बड़ी लेडी है यहाँ पे जो उनकी रेगुलर कस्टमर है। और भाई सबसे एक मेन चीज बताऊं मैं आपको, जो लेडी को कांटेक्ट किया था ना, एक बहुत बड़ी जो लेडी थी वहां पर, वो जो लड़का मैं आपको बताया था पहले दिन जब हमको रूम में भर रहा था कि चल अंदर चल, कुछ नहीं तुम लोग यहीं रहोगे, तुम मैं रेस्ट कर रहा हूँ, वो उसका नाम था भाई कुछ मूसा कुछ नाम था, वो लेडी का कजन दूर का रिश्तेदार था। वो जब रिलीज होने से पहले ना, हम सुबह 8-9 बजे आया, बोलता ना हमारी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हमारी उनसे बात हुई है, पहले आके पूछना मेरे को, पूछता ना व्हाट इज योर फादर्स नेम। मैं बोला भाई ये कैसा सवाल कर रहा है,
मैं बोला नाम बताया, तो बोलता नो नो व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम। तो हमारे दिमाग में क्लिक हुआ हाँ, कि कि मिसबा मिसबा भाई ने क्या होगा। बोला पता नहीं कुछ मिसबा किया मिसबा, हो। बोलता डोंट वरी, हाँ। बात हुई है, वो कुछ हो जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, करे कि डोंट वरी तुम्हें छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ बोला तो हमें लगा कि थोड़ा सा होप मिली, हाँ, लेकिन hope इन पे मिली। भरोसा नहीं भाई। हाँ। जो लोग हमको सिर्फ ये बोलने के लिए गए कि आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे हाँ। ताकि आप रिकॉर्ड कर पाओ, लाके जेल में डाल दिए, 2 दिन पड़े हैं हम वहां पर, तो उन पे कैसा भरोसा करे कि ये छोड़ दे। हाँ, और खाना पीना कुछ नहीं कुछ मिला नहीं है, भाई, मतलब भाई 1% भी कुछ भी नहीं। जब आए थे ना, ऐसी कमजोरी थी, ऐसी कमजोरी थी, इतनी कमजोरी थी कि मैं जेल से निकलते साथ ना वहाँ पे अंडे वाले से एक अंडा ले लिया। मतलब क्या करे, कैसी हालत हो गई, मतलब जी तुम्हारा 5 किलो कम हुआ ना, मतलब वो तो ओवरऑल ट्रिप में हुआ होगा, लेकिन रिसेंट में भाई मेरा बेल्ट लग रहा नहीं था। मतलब वो इतना ढीला हो गया था ना, एकदम अजीब सी झोली झोली पैंट हो गई थी, ऐसा सीन हो गया था, इतना मतलब मेंटली ज्यादा खराब हो जाती है ये आज। चीजें। और तुमको बताऊं भाई, ये इतनी ज्यादा अजीब वो एक्सपीरियंस है ना कि मैं डर गया था। मैं बोला भाई नहीं, मैं वीडियो मतलब मुझे अभी कितना ही वो हुआ है भाई, कल ही छूटे हैं तो अभी कितना वो होगा, अभी भी वो हो गई है कि यार मैं सोचूंगा वापस, मतलब बहुत एक ट्रॉमा हो गया है वो चीज़ का ना, बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो गया है कि यार अगर गया तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी यार, बहुत मतलब अरेस्ट हुआ, लेकिन इतना दिन नहीं गुजारे हम कहीं भाई, और इतना टाइम, मतलब इतना वो यही तो चीज अनस भाई मुझे बोल रहे थे कि चलो जल्दी अब वहां से मेरा ये निकलते था ही ना, कि हाँ। निकलो बस, इस देश से निकलते हैं, पर लेकिन मैंने बोला कि ऐसा मत करो कि थोड़ा टाइम इधर और बिताओ इसी देश में, क्योंकि जब मेरे चाकू लगा था साउथ अफ्रीका में, यही चीज मैं बता रहा था कि मैं उसके बाद जो है मैं वीडियो बनाने बाहर निकल नहीं पाता था। कोई भी बंदा मेरे पास से गुजरता था ना, तो मेरे को ऐसे ऐसे फील होता कि इसके पास भी चाकू है, इसके पास भी चाकू है। वो चीज मैं दोबारा मार्केट में निकलने लगा, दोबारा लोगों के बीच में आने लगा, तब मेरे को थोड़ा ट्रस्ट होने लगा कि हाँ ठीक है, ऐसा सारे लोग ऐसे नहीं हैं। पर क्योंकि माइंड जो एक बार आपके ऊपर आ जाता है ना, तो वो चीजें बहुत मुश्किल होती है कंट्रोल करनी। इसीलिए हम मिसबा भाई की दुकान पे गए, बाद में थोड़ा उनके साथ तो टाइम क्या हुआ ना, बिताया। वो छोड़ने जो लड़का आया था ना हमको, वो मूसा ही आया था। हाँ। तो वो बोला उसको चीफ से ऑर्डर आया था कि भाई सीधा इनको ना फ्रंटियर पे छोड़ो, मतलब बॉर्डर हाँ, पे border छोड़ो, पे बॉर्डर छोड़ो। क्रॉस करके निकल जाए लोग रवांडा। तो हम उसको पैसा दिए, वो मिसबा भाई की दुकान पे छोड़ा, और मैं तो मेरा जरा भी मन नहीं था, मैं तो भाई झगड़ा कर लिया। मैं बोला भाई नहीं, मैं इस देश को छोड़ के जाने का भाई अब भी मेरे को नहीं रुकना है भाई, तुम क्यों कर रहे हो भाई, क्यों? बोलते नहीं ये ट्रॉमा नहीं, मतलब ये तुमको ट्रॉमा हो जाएगा, एकदम बड़ा ट्रॉमा हो जाएगा कि भाई क्या हो गया। और हकीकत बताओ ना, मेरा ये हो गया था कि नहीं, निकलते साथ फ्लाइट पकड़ो और ये सब निकलो, मैं घर जा रहा हूँ भाई, मतलब एक दिमाग में बच जाता है, वो नहीं समझ रहे हो कि बंद कमरे में पड़े हैं, कोई कुछ नहीं, घर इन वाले चीजों तरफ से रहेंगे, खेल क्या रहे हो रहा हैं है, यार। ये पागल ये कर रहे हैं, हाँ, इसको इन तो छोड़ना पत्थरों नहीं है, से- मैं रखा हूँ कलेक्शन के लिए, हाँ। रखूंगा इसको। और ये देख रहे हो ना, ये एक सेफ्टी पिन Screw मिली थी, मिला था, हाँ, safety pin और मिली उसमें लपेट के देखो, ऐसा ऐसा खोल के बार बार बांध, ऐसा घुमाएंगे ना उसको टाइट हो जाएगा, मतलब आदमी पागल हो जाएगा उसको। तब मेरे को रियलाइज हुआ, जिसको अगर ऐसे कहीं जेल में डाल देते हैं, उसको कुछ मालूम नहीं क्या चल रहा है, तो फिर वो कैसी जिंदगी होती होगी, वो वहां जाके महसूस हुई, मतलब बता नहीं सकता। फिर भाई फाइनली समझ लो, जब छूटने वाले दिन पे चीफ आया और बात कुछ भी नहीं किया, एक बात नहीं हुई, और ना वो लोग कुछ चीज चेक किए, कुछ भी नहीं चेक किए थे, फोन वैसे ही रखा था, बैग जैसा हम दिए थे ना वैसा ही था। क्योंकि सब सामान मैं बैग में डाल दिया था, उसके पीछे बाद ना मेरे पास गड्डी पैसा रखा था, मैं पैसा उसके ऊपर डाला था, और जैसे ही डाला था ना वो वैसे ही रखा था। तो मेरे को समझ में आ गया कि अंदर छुए नहीं। तो चीफ आके बोला चले जाओ, मतलब चले जाओ, कुछ बोला ही नहीं, कहते कि अब गेट खोला कि इधर आओ, ऊपर ले गए, कहते नहीं तुम्हारा चीफ आने सामान से check नहीं, कर। उससे पहले ना गनमैन आया था, gunman। वो थोड़ा सा सवाल पूछा, मतलब वो जो मास्क ढके हुए पूरे मिलिट्री के यूनिफॉर्म में जो आके चीफ पूछा, के साथ 3-4 वो तो gunman सलमो, थे। वो मतलब वो फ्रेंच में बोला था कि सिर्फ, मेरे को थोड़ा समझ में आता है कि सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए तुम लोग को लेके आए हैं, हाँ। और कुछ नहीं, कुछ नहीं। फ्रॉड नहीं किया तुमने, डॉक्यूमेंट है वीजा है सारा है, सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए। बोलता अभी मैं कुछ करता हूँ। हाँ। तो गया, कुछ हुआ, फिर उसके बाद भाई ये खोले और दरवाजे के बाहर ही खड़ा किए थे। फिर थोड़ी देर में चीफ आया तो भाई हमको 10 फीट दूर कर दिए, इनके भाई अलग ही शान है, हम 10 फीट दूर कर दिए, और ऐसा देखा हम लोग को। फिर गया, फिर हम लोग को ऊपर लेके गए, और जहाँ बैग रखा था बैग दिए, बोले चेक कर ले इसमें जो है। हमने देखे, चेक किया, मैं बोला भाई निकलो, चेक नहीं करो। मैं तो मेरा तो यही था कि मेरे पास बैग में ज़्यादा पैसा तो मेरे पास, समझ लो ज़्यादा तो नहीं, $1000 तो होगा, $1100 होगा उसमें कैश। मैं बोला भाई, ये बोल रहा था कि भाई तुम फ्रेंच बात करते हो, तुम इनसे बात करो, इनको पैसे ही चाहिए, $1100 वहाँ पर रखा हुआ है, और अगर ये बोलेंगे $3-4 $5,000 मैं सब दे दूंगा भाई, मेरे को सिर्फ बॉर्डर छोड़ दो। तो बोले नहीं भाई, ये चीफ आने दो, चीफ आएगा तो कुछ होगा, यही बात चली थी।
मैं बोल रहा था, मैं तो कसम खुदा की बता रहा हूँ, मैं ना भागने का प्लान कर रहा था, लेकिन बोले सीधा पहले गोली मार देंगे, ये लोग गोली मार देंगे सीधा, कोई रहम नहीं करेंगे, अगर तुम भागे तो सीधा गोली मार देंगे। क्योंकि हमारा जो सेल थी ना, सेल से जो दिख रहा था ना, उसके इस तरफ बार्ब वायर लगे थे, लेकिन ना बार्ब वायर जो थे ना, वो दीवार होगी 12-13 फीट की होगी, 12-13 फीट के ना नीचे कार खड़ी थी, तो कार के ऊपर चढ़ के जाके क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचा ना, जो गद्दा हमको दिया था ना, अगर इन केस कभी भाई कुछ तोड़ ताड़ के कुछ कर, मतलब एकदम एक्सट्रीम चले गए थे, एकदम एक्सट्रीम, मतलब अगर हमको भाई हफ्ता 10 दिन हो गया तब तो हमको कुछ करना ही पड़ेगा भाई, तब तो हम सीधा मार डालेंगे लोग। तो ये सब फालतू फालतू चीज दिमाग में आ रही थी कि भाई भागेंगे, और ये भाई हम लोग पागल पागल बात करते, भाई बोले थे ना कि अगर मेरे को गन मिल जाए तो हम लोग छुप छुप के जैसे पिक्चर में मारते, हम लोग ये सीरियस बात कर रहे थे, ये सीरियस बात करते, मजाक लग रही है, क्योंकि उस टाइम कुछ ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा बात नहीं कर रहा, कोई ये नहीं बता रहा कितने दिन रखेंगे, क्या करेंगे, कुछ होगा, फोन पे बात नहीं करवा रहे, अगर कुछ बता देगी 5-4 दिन रखेंगे तो घर पे बात करके कुछ घर पे बात करने ही नहीं दे रहे, तो भाई एक बार घर पे बात करे तो घर वाले को बोले सब ठीक है सब ठीक है, हम लोग यही जेल लें। लेकिन सबसे बड़ा ट्रॉमा तो वो चल रहा है कि घर वाले क्या है। लेकिन भाई वो जो सेल में ऐसा लेट के ऊपर देखना ना भाई, टाइम गुजर ही नहीं रहा है, टाइम गुजर ही नहीं रहा है, पेड़ देख रहा हूँ मैं ऐसा, समझ रहे हो, वो खिड़की से था ना, ऐसे पेड़ देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, मिट्टी देख रहा हूँ, जमीन देख रहे हैं कि क्या चल रहा है भाई। ऐसा करते करते फिर भाई 11 बजे जो हम छूटे हैं, फिर वही बोले कि भाई चलो डायरेक्ट बॉर्डर को, बोलते नहीं नहीं भाई ट्रॉमा हो जाएगा, तो निकलेगा नहीं कभी, तुम सेफ जगह चले जाओगे ना अभी, वो निकलेगा नहीं। तो मिसबा भाई की दुकान पे 1 घंटा रहे, फिर वो बताए, फिर उनके वकील आए, जो वकील से बात की, अच्छा वकील इन्वॉल्व हुए, बहुत सारे वो लगे, और वो जो लेडी को इनकी कस्टमर थी, कस्टमर वो भी उधर वो भी आए, उनकी बेटी भी आई, वो भी आए, वो लोग वकील आए, इंडियन कम्युनिटी से 3-4 लोग आए, तो भाई इतने लोग आए मिलने, और बोले कुछ नहीं चलो हो गया ऐसा ऐसा। तो ये सारी चीज़ हुई। फिर उसके बाद भाई वहाँ पर हम रुके आधा घंटा 1 घंटा दुकान पे, फिर बॉर्डर क्रॉस करके आ गए वापस गिसेनी में। अभी रवांडा में बैठे हैं, रवांडा में बैठे हैं गिसेनी में ही। तो भाई मैं तो इस टाइप के हम वीडियो बनाते नहीं है कि बैठ के ये हो गया, ना कोई सिंपैथी चाहिए भाई, ना कोई मेरे को ये नहीं ये बोलने वाला नहीं चाहिए भाई। मैं देखो लोग बोलते हैं ना कि कंटेंट के लिए भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ, कसम कौन सी खा लूँ, मतलब कैसा है ना कि अगर मेरे वीडियो में, क्योंकि मैं कंटेंट से पैक है, हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम फालतू चीज नहीं कर रहे, हमारे पास बहुत सारी चीजें बताने की। ये वीडियो देखे रहेंगे कितना इन्फॉर्मेटिव था और कितना इन्फॉर्मेटिव होने वाला था। इतनी सारी चीज हमारे पास है बताने के लिए, हमको कोई एक्स्ट्रा फुटेज नहीं चाहिए, ना कोई सिंपैथी चाहिए हमको, और ये बोलने वाले भी नहीं चाहिए कि क्यों गए थे भाई, ठीक है। हम ये भी नहीं कह रहे कि किसी की गलती है, हमारी खुद की गलती है, हमने चूज किया था, लेकिन हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि जो कोई और जाता है, कोई और वीडियो देख के हमारी ट्रैवल करता है, तो उसको दिक्कत ना हो हमारी वजह से। कल को हम ये चीज ना ही बताएं वीडियो में, हम कंटिन्यू कर देते वीडियो उसके बाद, क्योंकि छूट तो गए थे हम, आपको क्या पता चलता। बहुत सारे यूट्यूबर और बन रहे हैं जो हमारी वीडियोस देखकर वीडियो बना रहे हैं, या फिर और नए भी आएंगे, तो उनके लिए तो है ना। ये सब चीज में भाई मतलब समझ में आया कि कितना ज्यादा एक्सट्रीम खतरा रहता है। और ना मेन अभी जब बाहर निकले ना, तो मिसबा भाई बोले ना तुम्हारा खतरा तो थोड़ा कम था, ये जो साथ में तुम्हारे था ना, ये लोकल यहाँ का, इसको तो सबसे पहले अगर तुमसे थोड़ा दूर होता ना, इसको मार के सीधा लेक में डालते। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन तो तुम्हारा भी था, लेकिन उसका भी था, क्योंकि तुमको तो एक बार सोचेंगे कि भाई कभी कोई फॉरेन गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ तो होगा, अगर बाहर वाले को मारेंगे, कुछ तो थोड़ा तो इम्पैक्ट होगा, न्यूज में आएगा, हमारी इमेज खराब होगी। लेकिन इसका भाई ये जो यहाँ का लोकल बंदा है ब्लैक, इसका तो कुछ नहीं, इसको मार के फेंक देंगे। और तो वो मार के फेंक क्यों देते उसका बताते हैं, क्योंकि उनको सबसे बड़ा डर ये है कि हम जो है इन्फॉर्मेशन बाहर इनकी लीक कर रहे थे, और ये जो लोकल लोग जितने भी है ना गोमा में, वो इनकी M23 को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, मतलब ओपनली कोई नहीं बोलता है। और अगर हमारे साथ वो वीडियो बनाने में हमारी हेल्प कर रहा था, अगर इनको ये पता चल जाता कि हम कोई इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर रहे हैं, तो उसको तो मार के फेंक देते। और बहुत लोगों की लाशें डेली मिलती है लेक के अंदर, हमारे जो जितने भी इंडियन कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं, और वो बताते भी हैं ये चीज़। और कल सारा सीन होने के बाद हमने लगभग रात को 3 बजे तक बातें की है, और सारा सीन उन्होंने बताया, ऐसी चीज बताइए कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते ऐसी चीज। तो ये हुआ भाई, ना कोई सिंपैथी चाहिए, बस ये है कि भाई जो एक्सपीरियंस था वो शेयर कर दिए। और ये चीज बोली भी नहीं जा रही थी, मतलब ये इतना मेंटली तैयार होना पड़ा। कल हम सोचे ना कि करें, लेकिन भाई इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो ट्रॉमा से गुजरने के लिए। हाँ वो हो रहा है कि भाई ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, अगर मैं नहीं छूटता तो, अगर ये क्या होता तो, भाई ना होते तो। हाँ, और एक सबसे मेन इशू वो था कि कोई था जिनको मालूम था कि मैं हूं अंदर, जो बाहर से एफर्ट कर रहे हैं, जो पूरी टीम लगा रहे हैं, जो वकील बोल रहे हैं, जो क्या नाम है, जितने सोर्स है M23 अंदर, उनके कस्टमर से जो जिसका हो सकता है सारा करके के बाद
ये हो रहा है भाई। तो बातें तो बहुत सारी चीज़ें बताना था और डीआरसी के बारे में, कॉन्गो के बारे में, लेकिन बस ये एक्सपीरियंस हुआ यार। हाँ चलो, बस और मन नहीं है यार, इच्छा नहीं है कुछ बताने की। बस आप लोग समझोगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो आपकी मर्जी है भाई। इसको मैं लेके जा रहा हूँ भाई, ऐसा सुवीनियर रखूंगा मैं इसको। ये नहीं जा सकता भाई। ये जो पिन देख रहे हो ना, ये लंबी सी पिन थी, इसको फोल्ड करके इसमें डाले, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं इससे खेल रहा था भाई, इससे खेल रहे ये इसको उससे क्लीन कर रहे हम हैं। ये भी सोच रहे थे कि आर्टिस्ट जो लोग बनते हैं वो हम भी बन जाते, अगर 2-4 दिन और रहते तो इस पत्थर को हम अच्छे से डिजाइन कर लेते, इसे फेस बना देते। हाँ। मतलब तुम्हारे पास कुछ टाइम का आइडिया ही नहीं है, तुम्हारे पास कुछ वो ही नहीं है, तुम करो क्या नहीं करो, और यही सब करोगे भाई, क्या कर सकते हैं। कैसे कैसे करके भाई आए हैं अब, और देखते हैं आगे क्या होता है। अगर मैं तो यहाँ से, मेरा मन है बाहर जाने का, और भाई वो है, लेकिन हम सोच रहे ना कि इस रीजन में एक वीडियो बना के जाए, ताकि भाई वो, मैं एक चीज़ बताऊँ, ऐसा वीडियो ना मैं नौंगपुर का देखा था, मेरे दोस्त है भाई यात्री डॉक्टर, आप लोग जानते ही रहोगे। जब ना भाई नौंगपुर को वहाँ पकड़े थे बुर्किना फासो में, तो ना नौंगपुर भाई ने एक बात बोली थी कि यार अगर मैं आज वीडियो नहीं बनाया ना, और मतलब फिर मैं गैप ले लिया, फिर जब इधर से भाग गया, तो फिर वो वापस कभी वो चेंज नहीं हो पाएगी बात। तो ये बात ठीक है, और ये भाई की भाई पे भी वैलिड होती है। जो चाकू लगा उसके बाद भाई अगर वो चीज़ से भाग जाओगे ना, तो वो हो जाएगा। तो हिम्मत करके एक वीडियो इस जगह का मैं और बनाऊंगा, गिसेनी का। बनाना तो गोमो में ही था, बट वहां तो नहीं बन लेकिन एक बात सोचो, हम गोमा घूमे पूरे पुलिस की गाड़ी में, क्या नाम है, मेयर ऑफिस से पुलिस हेडक्वार्टर से कोर्ट, पुलिस मिलिट्री की गाड़ी में घूमे, सोए हम जेल में। मतलब समझ रहे हो, जो करेंसी एक्सचेंज करवाया था आप लोगों ने देखा था, $100 एक पैसा, सिर्फ जो $10 हम वहां पर सिम कार्ड का दिए, उसके बाद $1 भी नहीं दिए, पानी बोतल कुछ भी नहीं। मतलब आप सोच लो कि खत्म। तो जिसमें से ना बहुत सारा गड्डी पैसा था, छिट्टा, दो जो मेरे साथ में था ना, जो बेचारा हमारे साथ में फंसा था, उसको पूरा दे दिया, थोड़ा सा वो मूसा को दे दिया जो हमको वहां छोड़ा था बॉर्डर तक। अब बस यही है भाई, होप आप लोग क्या ही सीख मिलेगी, बस यही समझो कि समझ के ट्रैवल करना। मतलब एक जगह कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहां पर गवर्नमेंट है तो एक बार ठीक है भाई, लेकिन जहां पर लोग भाग के आते हैं, जैसे अपने मिसबा भाई है, उनकी दुकान वहां पर है, लेकिन रहते वो वहां पर ही आगे गली में रहते हैं पीछे। ये ऐसा इतना एक्सट्रीम सिचुएशन होती है भाई। वहां पे देख लो 5:30 के बाद मिसबा भाई वहां से निकल के आ जाते हैं, अपनी दुकान छोड़ के, पीछे से लूटे चाहे कुछ भी हो, खुद की जान बचाने के लिए। जान सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये था कि भाई मैं जितना पैसा है ना भाई, मैं और बोल तो मैं करवा दूंगा, $10,000 $5,000 जो भी होगा भाई, छोड़ दो भाई, बस वापस बन जाएगा पैसे यार, लेकिन ये नहीं होगा। तो ये था भाई हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ईस्टर्न रीजन गोमा का सफ़र, जहाँ पर भाई मिनरल्स के लिए सारी चीज़ हो रही है, जहाँ पर M23 मिनरल्स की वजह से कब्जा जमा के बैठा है। मैं सीधा बैठा हूँ यहाँ पर लोग बोलते हैं कि रवांडा में ना ये सब बोलने का नहीं, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस इसराइल से भी तेज है, लेकिन मैं यहाँ पर बैठ के बोलूँगा। इसको जो बोलते हैं क्लीनेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, सिंगापुर के, ये सब ब्लड मनी है जो कॉन्गो के मिनरल्स, ये M23 इनको M23 जो है वो रवांडा सपोर्ट करता है फुल फ्लैज, पूरा बंदूक इनको कहाँ से मिलेगी, जंगल में रहने वाले लोग इनको देता है, और इनके थ्रू वहाँ से मिनरल निकालता है और अपने कंट्री में डेवलप कर रहा है, और कॉन्गो पूरा हेल बन गया है। तो ये है भाई रवांडा का सच। मैं बिंदास यहाँ पर बैठ के बोलूंगा, रवांडा देश में बैठा हूँ, नहीं बोला होगा क्लीनेस्ट सिटी ऑफ अफ्रीका, सिंगापुर और अफ्रीका। क्यों है, मैं तुम्हारे को पिछले अभी यही वीडियो में स्टार्ट में बोला हूँ कि भाई इतना साफ है। क्यों साफ है, लगता करप्शन नहीं है। जब हम डिटेल में डेप्थ में गए ना, तब समझ में आया कि सारा जो कांड है ना, ये यही किए, ये उनको बैठा है वहां पर, उनको वो करके वहां से मिनरल निकाल रहे हैं और ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कल भी भाई हमसे बात हुई ना, इंडियन भाई वो बता रहे थे कोल्टन मतलब आप कितना चाहिए हमको, बोलते कितना चाहिए, इधर रवांडा कॉन्गो में आपको इलीगली मिलेगा, इधर रवांडा में आके लीगल हो जाएगा। अरे कोई सारे फोन मोबाइल में कोल्टन यूज हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि हम तो एक ऐसी कंट्री से खरीद रहे हैं जहां से लीगली आ रहा है। अरे यहाँ पर होता ही नहीं, निकलता ही नहीं है, तो लीगली आएगा कैसे यार? कॉमन सेंस तो बंदा यूज करेगा ना। मतलब यहाँ पर ये जमीन में रवांडा की यहाँ पर कोल्टन निकलता ही नहीं है, तो यहाँ से लीगली एक्सपोर्ट कहाँ से होगा? तो यहाँ पर सीधा इलीगल आता है, वहां से यहाँ पर सर्टिफिकेशन होती है कि भाई हाँ निकल जाता है, ये दे दो। तो ये है काला सच। इसमें थोड़ा सा एक्सट्रीम होना पड़ता है भाई, पॉलिटिक्स और ये सब बहुत धमकी मिलती है दुनिया से। हम बनाए थे भाई मोरक्को में, वो वेस्टर्न सहारा के बारे में धमकी मिली दुनिया की, लेकिन ठीक है भाई, इसके साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी लोगों के बारे में सच भी बताना जरूरी है। जबकि कॉन्गो वाले हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन हम कॉन्गो वाले के सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वो ठीक है,
जो भी है भाई, और भी डिटेल में होगी, कम को थोड़ा कुछ कम ज्यादा मालूम है, उनको ज्यादा, कुछ भी है भाई, अब बस ये था भाई वीडियो। होप आप लोगों को भाई कुछ सीख मिली होगी, कुछ भी भाई। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कोई सिंपैथी वो करने की जरूरत नहीं है, और कुछ गलत बोलने की जरूरत नहीं है भाई। सिंपैथी नहीं दिखा रहे ना, हाँ भाई बोल दो कि भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ है, ये ना कि भाई क्यों गया, कहाँ गया, तेरी गलती नहीं भाई, मेरी गलती है, तुम लोग की बताने की जरूरत नहीं है भाई 99% लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक फालतू आ जाते हैं टाइम पास करने। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस हुआ भाई। अब चलो वीडियो में क्या देखने मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन पूरी मेहनत जान लगा के वीडियो बनाते रहेंगे भाई। ओके, बाय बाय।